मंजिल की ओर बढ़ रही है और इसी महीने के आखिर में यात्रा जो है वो श्रीनगर पहुंच जाएगी और यानी 30 जनवरी को लाल चौक पर इसका समापन भी हो जाएगा। यात्रा भले ही खत्म हो जाएगी, लेकिन इससे उठी सियासी लहरें आने वाले वक्त में और बढ़ेंगी, इसके आसार अब दिखने लगे हैं। यात्रा के चंद महीनों में ही राहुल गांधी की छवि पूरी तरह बदल चुकी है। जिन लोगों को राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर परिपक्व नजर नहीं आते थे या जिन्हें जो राहुल गांधी को अपरिपक्व कहते थे, अब वो उनके कायल हो गए हैं। बहुत लोग उसमें से राहुल गांधी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी के नाम पर विपक्ष एकजुट होने लगा है और अगर वाकई एक तगड़ा मोर्चा बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया तो इसके पीछे यात्रा का योगदान ही माना जाएगा। और खासकर राहुल गांधी की कंसिस्टेंसी इस यात्रा में जो दिखाई दी है, राहुल गांधी को जो अलग अलग ढंग से प्रचारित किया जाता था, उन तमाम प्रचार को राहुल गांधी ने जिस प्रकार ध्वस्त किया है, उसे इस यात्रा का और खासकर जो आने वाले समय में अगर कहें कि जो विपक्षी एकता की धुरी राहुल गांधी बनेंगे, उसमें राहुल गांधी का योगदान माना जाएगा। आपको याद होगा दोस्तों कि 2 दिन पहले ही एनसीपी चीफ शरद पवार ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा था कि राहुल गांधी के प्रति लोगों का नजरिया बदला है, वो आने वाले भविष्य में विपक्षी दलों के बीच आम सहमति बनाने में मदद करेंगे। और उधर वेस्ट बंगाल से टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, जी हां, शत्रुघ्न सिन्हा, शॉटगन जिन्हें कहते हैं फिल्मों में, शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कहा है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अपनी नेतृत्व क्षमता जो है वो साबित कर दी है। यानी उधर एनसीपी के मुखिया राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं तो इधर टीएमसी के सांसद भी राहुल गांधी के मुरीद नजर आ रहे हैं। हालांकि टीएमसी ने शत्रुघ्न सिन्हा के बयान से खुद को अलग कर लिया है। खैर, ये टीएमसी का अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन टीएमसी से एक सांसद अगर बाहर आकर राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ बात है। खैर, लेकिन राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता और लोगों के बीच उनकी स्वीकार्यता को नकार पाना अब मुश्किल नजर आ रहा है। नीतीश कुमार को आप देखिए, लालू प्रसाद यादव को देखिए, ये तमाम नेता जो हैं पहले से ही राहुल गांधी के साथ दिख रहे हैं। यूपी में भी राहुल गांधी को दूसरे दलों का साथ मिला और हरियाणा में राकेश टिकैत का राहुल गांधी से हाथ मिलाना इस बात को दर्शा रहा है कि अब राहुल गांधी या कांग्रेस की उपेक्षा राजनीति में और नहीं चलेगी। अगले चुनाव में बीजेपी को फिर कांग्रेस से तगड़ी चुनौती मिलने वाली है और बीजेपी भी इस बात को अच्छे से समझ रही है। इसीलिए उसकी पूरी कोशिश यही है कि किसी तरह राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ा जाए। इसके लिए फर्जी वीडियो या खबरों का सहारा लेना पड़े तो उससे भी परहेज नहीं किया जा सकता है और ना ही किया जा रहा है। लगातार ट्रोल आर्मी जो है वो राहुल गांधी को ट्रोल करने की कोशिश कर ही रही है। खासकर सत्ता पक्ष की बात मैं कर रहा हूं। हालांकि इन सब बातों से अब कांग्रेस को कमजोर करना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि देश बदल रहा है। बल्कि यह कहना ठीक होगा कि भारत जोड़ो यात्रा ने देश को बदल दिया है। अब लोग खुद देख रहे हैं कि राहुल गांधी असल में कौन है, उनकी राजनीति का मकसद क्या है। तो दोस्तों, आइए आज न्यूज पॉइंट में देश में भारत जोड़ो यात्रा के कारण हुए बदलाव और राहुल गांधी के बढ़ते कद पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। जयराम रमेश का वीडियो है, जो मीडिया विंग के हेड हैं, उनका वीडियो है। कांग्रेस पार्टी के मीडिया विंग के हेड हैं, उनका वीडियो है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं, ये वीडियो पहले देख लीजिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने जो रिटायर्ड जनरल थे, जो राहुल जी के साथ चले और राहुल जी से मुलाकात की, वो उनको बहुत गौरव प्राप्त हुआ है। पिछले 40-45 सालों में इतना अपमान किया कल परसों बीजेपी की ओर से, इस बहुत निंदनीय है। ये रिटायर्ड आर्मी जनरल्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल है, मेजर जनरल है, वो बात करना चाहते हैं भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। जो चीन के साथ हमारी जो समस्याएं हैं सीमा पर, उस पर बात करना चाहते थे। और बीजेपी ने जिस तरीके से व्यक्तिगत उनका अपमान करने की कोशिश की सोशल मीडिया में, मैं समझता हूं उस पर हमने टिप्पणी की। तो ऐसे वक्तव्यों पर जहां गलत प्रचार किया जाता है, उस पर मैं जरूर कुछ ना कुछ कहने के लिए तैयार हूं।
तो सुन रहे थे आप, जयराम रमेश कह रहे हैं कि रिटायर्ड आर्मी चीफ, मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल, इन लोगों से ये जब राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं या ये राहुल गांधी के साथ मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं तो इन्हें ट्रोल किया जा रहा है, इन्हें अपमानित किया जा रहा है, जो बदतमीजी के दायरे में आता है। तो ये सब कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के मीडिया विंग के चीफ जयराम रमेश। चलिए इस पर भी, ये चूंकि क्यों दिखा रहा हूं, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़े हुए तमाम हमारे वरिष्ठ साथी, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। और एक बाइट राहुल गांधी की भी दिखाना चाहूंगा, वो बाइट कल की है लेकिन यहां मौजूद है, वो भी देखेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब परिचित हैं भली भांति उनसे। शकील अख्तर साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ 2 और साथी हैं, धनंजय कुमार जी सीधे जुड़े हुए हैं मुंबई से। धनंजय जी, आपका स्वागत। और स्वागत हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी का। और थोड़ी देर बाद 2 और साथी जुड़ेंगे, उन सबसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करूं और आप सबका इस्तकबाल न करूं तो ये गुस्ताखी कैसे। सबसे पहले आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं दोस्तों जो इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। आप सबका भारत जोड़ो यात्रा पे लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। डिबेट तो हम करते नहीं हैं, परिचर्चा करते हैं, हम अपने बात विचार रखते हैं यहाँ पे। तो इसलिए इस कार्यक्रम का नाम मैं डिबेट कतई नहीं कहता हूँ, ना ही कहूँगा कभी, क्योंकि हमारे साथ जितने लोग जुड़ते हैं सब अपनी अपनी बातें रखते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। तो दोस्तों लगातार चर्चा कर रहे हैं हम भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर अब कश्मीर पहुंचने वाले हैं। उससे पहले एक पड़ाव जो है वो है पंजाब का। पंजाब से पहले हिमाचल प्रदेश, और लगातार सर्दी है। इस सर्दी में भी टी शर्ट पहनकर राहुल गांधी क्यों चल रहे हैं, वो उन्होंने कल बताया था कि हाड़ कपाती हुई सर्दी में मैं टी शर्ट पहनकर क्यों चल रहा हूं। आप लोगों ने सुना होगा, समझ लिया होगा। और उनका साफ कहना है कि जब तक मैं खुद न कांपने लगूं तब तक ये टी शर्ट के ऊपर स्वेटर नहीं पहनूंगा। देखते हैं कब तक राहुल गांधी अपने इसी लिबास में आगे बढ़ते जाते हैं। ये भी बहुत लोग देखना चाहते हैं। लेकिन इससे ज्यादा, लिबास से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि इस यात्रा के दरमियान जो कुछ हो रहा है, लोग कई स्वतः स्फूर्त आ रहे हैं, देश क्या सचमुच बदल रहा है, ये समझने की हम कोशिश करें। लेकिन उससे पहले इसी हरियाणा से जब पंजाब पहुंच रहे थे और दिल्ली से जब दूसरा खेप कहे या दूसरी पारी जो उनकी शुरू हुई है, और उसमें कई लोग ऐसे मिले जो कुछ लोग तो उत्तर प्रदेश में मिल सकते थे, जैसे राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश में नहीं, जबकि हरियाणा में जाकर किसानों की टोली के साथ मिले। मेजर जनरल दीपक कपूर का मिलना, और शायद अभी जो बात कह रहे थे जयराम रमेश साहब, जयराम रमेश जो कह रहे थे, शायद इशारा उधर ही था। उस पर भी आएंगे, शकील अख्तर जी कुछ अच्छे ढंग से बताएंगे उस मसले को, क्या कुछ है ये भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे कल शाम, जरा उसको सुन लेते हैं, एक छोटी सी बाइट, और सीधे आना चाहूंगा फिर और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा। मुझे किसी ने कहा आप 3000 किलोमीटर चले। मैंने उससे कहा तो क्या हुआ, मैंने क्या बड़ी बात कर दी। अगर आप जाओ और इस देश के किसी भी किसान से पूछो, भाई पिछले 4 महीनों में आप कितने किलोमीटर चले हो, वो आपको बता देगा 3000, 4000, 5000 किलोमीटर चला हूं। हां, कन्याकुमारी से दिल्ली नहीं चला हूं, मगर अपने खेत में चला हूं, मंडी गया हूं, मंडी जाकर वापस आया हूं, फिर मंडी गया हूं, फिर वापस आया हूं, खाद खरीदने गया हूं, बीज खरीदने गया हूं। मैंने क्या बड़ा काम किया? कुछ नहीं। किसी भी मजदूर से आप पूछ लो, आपको बताएगा 24 घंटा मैं सर पर बोझ रख के आगे पीछे चलता जाता हूं। वो ये जो घड़ी है ना फिटबिट वाली, ये जो मैं पहना हूं, जो किलोमीटर दिखा देती है, वो नहीं पहनता है। इसलिए उसको शायद पता नहीं लगता कितने किलोमीटर चला है। हमारे साथ यात्री चले, मुझे कहते हैं भैया 3000 किलोमीटर चले। मैंने उससे कहा भैया तुम्हें खाना मिला आज सुबह?
भोजन खाया तुमने? कितने बार भोजन खाया? 3 बार खाया ना। तो वो जो चल रहे हैं आधी रोटी खा रहे हैं और तुम क्या बड़ी बात कर रहे हो? वो आधी रोटी पे 3000 किलोमीटर चलते हैं, तुम भरपूर खाना खा के 3000 किलोमीटर चल के छाती फैला रहे हो। क्या मतलब है इसका? तो किसानों का जिक्र कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, और कह रहे हैं कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ बढ़ रहा हूं, और लेकिन किसान जो घर से निकलता है, खेतों तक जाता है, मंडी तक जाता है, वो कितना किलोमीटर चल लेता है। ये सारी बातें यानी किसानों के दर्द को यहां बता रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी किसानों की बात कर रहे हैं, जवानों की बात कर रहे हैं, जवानों और नौजवानों की भी बात कर रहे हैं। जवान से मतलब मेरा आशय है आर्मी से, नौसेना से, और नौजवान यानी जो बेरोजगार हैं, जो रोजी रोटी की तलाश में हैं, उनकी भी बात कर रहे हैं और स्वतः स्फूर्त आ भी रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये सब लाए गए लोग हैं, ये सब इन लोगों को लाया जा रहा है। समझना चाहता हूं, हालांकि आप सब चारों हमारे साथी बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से, शकील अख्तर साहब तो केरल से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक अलग अलग यात्राओं में शरीक हो चुके हैं, और प्रोफेसर रविकांत जी भी बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास ही आना चाहता हूं और समझना चाहता हूं आपसे कि क्या अब जब ये यात्रा पंजाब पहुंच चुकी है और इसी महीने यात्रा का समापन है, सवाल नंबर 1 कि क्या इन 4 महीनों में, जो राहुल गांधी भी कह रहे हैं 4 महीने से चल रहा हूं, उनकी बाइट इसलिए सुना भी रहा था, इन 4 महीनों में क्या आपको लगता है कि देश में कुछ बदलाव आया है? इस यात्रा से कुछ बदल रहा है? देखिए राजीव जी, बीजेपी ने और राहुल गांधी के जो विरोधी हैं, आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया मैं उसी का करूंगा कि लोग उनकी लिबास को देख रहे हैं, लेकिन वो भूल गए कि राहुल गांधी की लय क्या है इस समय। और वो लय राहुल गांधी की, वो देश की लय बन रही है। आपका जो विषय है कि कितना देश बदल गया है, वो देश कितना बदला है ये तो यात्रा के बाद और मुझे लगता है कि उसके मूल्यांकन होंगे, समाजशास्त्री उस पर बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे। योगेंद्र यादव जैसे बुद्धिजीवी उस यात्रा में चल रहे हैं, हो सकता है वो किताब लिखें और भारत की संस्कृति को जिस ढंग से ये लोग समझ रहे हैं और जो लोग जुड़ रहे हैं, वो जिन भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, अब राहुल गांधी उस भाषा में लोगों को समझाने लगे। उन्होंने बात की किसानों की और उन बच्चों की भी बात की थी कि मैं जिस टी शर्ट में घूम रहा हूं, लोग मुझसे तो पूछ रहे हैं कि मुझे ठंडी नहीं लग रही, लेकिन उन 3 बच्चों से उन पूछा जिसके दर्द महसूस किया, जिस ठंडक को मैंने महसूस किया। अब वो मैं महसूस करना चाहता हूं और इसलिए महसूस करना चाहता हूं कि वो देश के नब्ज को इस देश में आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के बाद भी अगर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर छोड़ दिया गया है, लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और अब तो सर्वे इस बात को कह रहे हैं कि अधिकांश बेरोजगारों ने नौकरियां तलाशनी बंद कर दी हैं क्योंकि नाउम्मीद हो चले हैं। और जिस देश में नौजवान नाउम्मीद होता है, उस देश का भविष्य कितना स्वर्णिम हो सकता है, ये हम लोग आकलन कर सकते हैं जी। राहुल गांधी ने जो घड़ी को घुमाया है, उन्होंने लोगों में उम्मीद फिर से जीवित कर दी है। वो चाहे एमएसपी की डिमांड करने वाला किसान हो, 13 महीने उसने सर्दी, गर्मी और बरसात को झेल करके 750 किसानों की शहादत के बाद उसको मिला क्या? क्या कहा था मोदी जी ने? जो शब्द आजकल चर्चे में है राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के, कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। बेशक आपकी तपस्या में कमी रह गई, क्योंकि आपने अपनी तपस्या में 750 किसानों को होम दिया और आपने जरा भी उन किसानों के मांग पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपको चिंता हो रही थी अंबानी और अडानी की।
और राहुल गांधी बराबर इस बात को कह रहे हैं। और अब तो अडानी साहब लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। ये देश बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? उन पूंजीपतियों को अगर आकर के सफाई देनी पड़ रही है जो इस देश का संसाधन लूटने में लगे हुए थे, सरकारी संपदा को अपनी निजी संपदा बनाने में लगे हुए थे। कितने एयरपोर्ट खरीद लिए अडानी साहब ने, कितनी पीएसयूज बिक गई। अब वो सफाई दे रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी मेरे ऊपर इसलिए हमला कर रहे हैं। तो ये देश बदल रहा है। नौजवानों को, बुजुर्ग महिलाओं को, बच्चों को, मैंने अभी 3 दिन पहले ही एक लेख लिखा था, मैं भूल गया, थोड़ा भेजना आपको जी। और शायद एक दिन जब मैं आपके यहां चर्चे में था, मैंने इस बात को कहा था कि राहुल गांधी उन किशोर कहानियों को नहीं सुना रहे जिसकी जरूरत है। जब वो रोहित वेमुला की मां से मिले तो उस मां ने क्या कहा था कि रोहित वेमुला की आकांक्षाएं क्या थी, वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहा था और क्यों मजबूर हुआ आत्महत्या करने के लिए। वो जब राजस्थान में चारा काटने वाली औरतों से मिले तो उन औरतों से जो उन्होंने बातचीत की थी, उस बातचीत को वो क्यों नहीं कह रहे हैं, और उस बातचीत के जरिए वो करोड़ों महिलाओं से कनेक्ट कर सकते हैं। वो महिलाएं निहारेंगी राहुल गांधी की उस बातचीत में, और ये राहुल गांधी अब कहने लगे हैं, कह रहे हैं, तो वो कनेक्ट कर रहे हैं सीधे तौर पर, क्योंकि लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी बात हो। ये जो बच्चे हैं जिनको उन्होंने कंधे पर बिठा करके वो आसमान का इंद्रधनुषी रंग वो दिखाना चाहते हैं, वो उम्मीदें दिखाना चाहते हैं, ये देश बदल रहा है। और अब न तो कोई सांप्रदायिकता का कोई हंगामा हुआ, उस वाक्य के बावजूद जब प्रज्ञा सिंह ने कहा कि चाकू अपने तेज कर लीजिए, उसके बाद भी इस देश में प्रेम और सौहार्द बरकरार है, वरना कितना तनाव होता था। लेकिन आज राहुल गांधी की यात्रा में ये जो हाथ दिख रहे हैं, ये जो मार्मिक दृश्य दिख रहे हैं, उनको हम लोग देख रहे, बजाय इसके कि कहीं लिंचिंग की कोई घटना हो, कहीं कत्लेआम की कोई घटना हो, या कहीं किसी समुदाय को नरसंहार करने के बयान आ रहे हो, वो चीजें कम से कम हमारे दृश्य पटल से गायब हैं। और आज देश भारत देख रहा है, उसमें राहुल गांधी के द्वारा वो अल्फाज सुन रहा है जिसमें वो प्रेम और सौहार्द की बात कर रहे हैं। और इसलिए इस देश की संस्कृति में जो अभी विकृति पैदा हुई थी, जिसमें जो नफरत के बीज बोए जाने की कोशिश हो रही थी, उसमें मट्ठा डालने का, उसकी जड़ों में मट्ठा डालने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और इसके जरिए वो इस देश को फिर से जीवित कर रहे हैं उस पूरी आकांक्षाओं के साथ, उस सेकुलर समाजवादी लोकतंत्र को बचाने के लिए, उस संविधान में उम्मीदें बचाए रखने के लिए, गांधी, नेहरू और बाबा साहब भगत सिंह के सपनों को जिंदा रखने के लिए राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। उस संघर्ष को ये देश सैल्यूट कर रहा है, और क्यों न करे। 3000 किलोमीटर की यात्रा ऐतिहासिक है, और उस ऐतिहासिक यात्रा में जो राहुल गांधी अपने अल्फाजों के जरिए जो बीज बो रहे हैं प्रेम और सौहार्द का, वो आने वाले वक्त में भारत की पीढ़ियां याद करेंगी कि राहुल गांधी ने एक ऐसे समय पर ये प्रयास किया कि जब देश में केवल नफरत और नफरत के कारनामे दिखाई दे रहे थे, नफरत के तमाम वो मैसेज चल रहे थे व्हाट्सएप पर, लेकिन आज राहुल गांधी की बातें भी लोग सुन रहे हैं, उनकी भीगी हुई उस तस्वीर को भी लोग देख रहे हैं, उनके प्रेम करने वाले तमाम और वो प्रदर्शन करने वाले तमाम वो तस्वीरों को लोग देख रहे हैं, और उससे हिंदुस्तान के आज के तस्वीर को देख रहे हैं। इन बुजुर्गों को, नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, उस सब को देख रहे हैं। और इसीलिए आपका जो विषय है कि देश कैसे बदल रहा है, उस बदलते हुए भारत को हम लोग देख भी रहे हैं। जी, बदलते हुए भारत की तस्वीर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए, और समझना चाहते हैं दोस्तों कि क्या सचमुच भारत जोड़ो यात्रा अब आखिरी पड़ाव की ओर चल निकला है, और निकली ये यात्रा। और इसमें हम देख रहे हैं कि अब पंजाब में यात्रा पहुंच चुकी है। आज अमृतसर में राहुल गांधी
जो स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकते हुए नजर आए, अरदास करते हुए नजर आए और बहुत खूबसूरत तस्वीरें वहां से आई हुई हैं। उन तस्वीरों को आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच 4 महीनों में क्या कुछ बदला है ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए। क्या विपक्षी एकता की जो बात अब सुनाई देने लगी है, अभी तक राहुल गांधी के इर्द गिर्द तो लोग जाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन अब राहुल गांधी को सेंटर पॉइंट में रखकर शरद पवार जैसे लोग अगर बात कर रहे हैं तो क्या बहुत कुछ बदल चुका है? क्या दीपक कपूर का आना, मिलना और उनके मिलने के बाद ट्रोल आर्मी का सक्रिय हो जाना बहुत कुछ बदल चुका है? क्या राकेश टिकैत और किसान संगठनों का जाकर राहुल गांधी से मिलना बहुत कुछ बदल चुका है? ये सब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए। और सीधा आना चाहता हूं धनंजय जी आपके पास, आऊं नहीं, आपसे पहले आना चाहता हूं शकील अख्तर जी के पास, फिर धनंजय जी आपके पास आता हूं और जरूर समझूंगा आपसे कि आखिर महाराष्ट्र में क्या कुछ सुगबुगाहट है। लेकिन पहले शकील अख्तर जी आपके पास, ये जो तमाम बातें हैं, अलग अलग चीजों को देखिए, चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे सेना की बात हो, बॉर्डर की बात हो, हर जगह है राहुल गांधी और राहुल गांधी चर्चा का विषय बने हुए हैं। और शायद यहीं से हम क्या बदलते हुए भारत की तस्वीर देख रहे हैं। जी राजीव जी, अभी आपने जैसा कि दीपक कपूर साहब का जिक्र किया, तो बड़े अफसोस की बात है कि दीपक कपूर जैसे आर्मी के उस सोल्जर के ऊपर आरोप लगाए गए जिन्होंने कश्मीर को सुधारने में सबसे अहम रोल निभाया। हम मतलब आश्चर्य में हैं कि क्या इन लोगों को मालूम नहीं है कि दीपक कपूर की कश्मीर में क्या भूमिका रही है। आज तो प्रधानमंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी और दूसरे तमाम बड़े सीनियर जितने भी लीडर हैं, वो किसी भी आर्मी चीफ से, रिटायर्ड चीफ से, दूसरे ब्यूरोक्रेट्स जो आज काम कर रहे हैं या पहले काम कर चुके, उन्हें बुला के पूछ सकते हैं कि कश्मीर में हालत कैसे सुधरे, क्या हालत थी। कोई प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को, गृह मंत्री को गलत नहीं बताएगा। दीपक कपूर साहब वहां पे नॉर्दर्न कोर कमांड में हुआ करते थे, आर्मी चीफ बनने से पहले की बात हम आपको बता रहे हैं जी। और उस वक्त उन्होंने हमको और दूसरे पत्रकारों को भी कश्मीर का कोना कोना घुमाया। कश्मीर में ऐसी कई जगह हैं, वो हर उत्तर पूर्व में भी हैं, देश के कई हिस्सों में हैं, जहां आप सिर्फ फोर्स के साथ ही जा सकते हैं और बाकी जगह जाना आपके लिए मुश्किल भी है, कई जगह प्रतिबंधित भी है, औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से। तो वहां पे 2 काम किए कपूर साहब ने, एक लोगों का विश्वास जीतना और दूसरे आतंकवादियों का खात्मा करना। वो जितने सरल दिखते हैं, सौम्य दिखते हैं और हैं भी वो, जिस तरह यात्रा में आपने देखा उनकी, लेकिन अपने काम में भी टफ है। के अंदर जब 18 में आतंकवाद शुरू हुआ और हालत बिगड़ना शुरू हुए, तो वहां की स्थिति क्या आज हमारे नेता को मालूम नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने इस बात को माना कि वो हालत है। उनसे पहले हमारे जो थे ये गुजराल साहब थे और इन सारे लोगों ने वहां दौरे किए, किया, देखा और बाद में ऐसे काम किया, तो वहां पे हालत को सबने सुधारा। तो आर्मी का बड़ा योगदान है। वहां पे जो लोग हैं वो आर्मी पे इतना यकीन करते थे कि वो किसी की बात नहीं मानते थे, बस आर्मी थे। तो दीपक का वहां पे विश्वास जीतने में बहुत बड़ी भूमिका रही। आपको मतलब इतनी सारी बातें हैं। बंटवारा अप्राकृतिक हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो स्थिति कई जगह इतनी गंभीर है कि आतंकवाद इंडिया में है और खिड़की पीओके में खुलती है। याद भी नहीं रहता है कि जो है उसके लिए आएगी, वो उस तरफ है, उसे पार कहते हैं। वो पार चाहूंगा, थोड़ा रोक रहा हूं आपको, रिकनेक्ट करता हूं क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी कट रही है और बहुत महत्वपूर्ण बातें आप रख रहे हैं।
मैं अपने प्रोड्यूसर से कह रहा हूं कि थोड़ा रिकनेक्ट आपको कर लें। तब तक आता हूं धनंजय जी के पास। और क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं और दीपक कपूर जी के बारे में, और ये मुझे नहीं पता था कि उनका नाम ले रहा हूं और उनके साथ आप कश्मीर के वादियों में घूमे हुए हैं, इसलिए भी समझना जरूरी है कि क्या कुछ चल रहा है। जरा आपको रिकनेक्ट करूं। लेकिन धनंजय जी, यूनिटी ऑफ अपोजिशन पार्टी की यूनियन की बात भी हो रही है, और आप जहां बैठे हुए हैं वहीं से सुगबुगाहट तेज है। और सुप्रिया सुले का इस यात्रा में आना, वहीं से समझ में आने लगा था कि इस यात्रा को एक पहले से कहें तो महाविकास आघाड़ी का समर्थन तो प्राप्त है ही, और एनसीपी चीफ का भी समर्थन प्राप्त हो गया है। उसी समय से समझ में बात आ रही थी। लेकिन अब खुलेआम बोलना शरद पवार का, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा भी बोल रहे हैं, और तीसरी तरफ देख रहे हैं हम कि लगातार राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, वो एक वैकल्पिक राजनीति को इस देश में अभी तक जिस ढंग की राजनीति होती आई है, उस राजनीति के पैरेलल एक वैकल्पिक राजनीति राहुल गांधी यहां के रूप में एक लंबी लकीर खींच चुके हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी की जो लंबी लकीर है वो आज की वर्तमान लकीर से ज्यादा लंबी हो चुकी है, और जिसमें अब धीरे धीरे विपक्ष के दूसरे नेता भी आते हुए दिखाई देंगे? धनंजय जी, देखिए 2019 के पहले इस तरह की स्थिति नहीं थी। स्थिति इसलिए नहीं थी कि तब जो छत्रप हैं हमारे अलग अलग स्टेट के, उनको लग रहा था कि चीजें बदल जाएंगी, मोदी जी के साथ कहीं कुछ राब्ता बन जाएगा, और ये हमेशा ये विपक्ष के जो छोटे छोटे स्टेट के लोग हैं वो इस चालाकी में रहते हैं। लेकिन 2019 के बाद उनको समझ में आ गया कि जिस तरह से मोदी सरकार तमाम तरीके के हथकंडे, ये आए तो थे भ्रष्टाचार दूर करने के नाम पर, ये आए थे महंगाई खत्म करने के नाम पर, ये आए थे रोजगार देने के नाम पर, लेकिन लोगों ने देखा कि ये क्या भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ये तो करोड़ों करोड़ रुपए देकर के, यहाँ 50 करोड़ खोखे की बात होती रही, 50-50 करोड़ रुपए देकर के वो विधायक खरीद लेते। वो लोगों ने देखा, वो महाराष्ट्र में हुआ, वो मध्य प्रदेश में हुआ, दूसरे प्रदेशों में हुआ, गोवा में हुआ, तो ये सब लोगों ने देखा। भले जो मुख्य मीडिया है, मेन मीडिया है, वो उनके गुण गाता रहा, लेकिन जनता तक बातें कहीं ना कहीं से पहुंच गई, जनता ने खुद अनुभव किया, और विपक्ष के नेताओं को भी अनुभव हुआ कि भाई ये हम लोगों को खत्म करने पे तुल गए हैं, और लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। लोकतंत्र जब बचेगा नहीं तो बाकी पार्टियों के स्वर कहां बचेंगे? तो एक उम्मीद जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास तलाशने की कोशिश हुई, और उस कोशिश का एक अच्छा सिरा ये रहा कि कांग्रेस पार्टी में जो एक भ्रम की स्थिति थी, उसमें राहुल गांधी जो है एक फिर से उम्मीद बन करके, और मैं कहूं कि सुबह का सूरज बन करके उभरे। एक अंधेरा सा था सबके सामने, जनता के सामने भी था, क्योंकि जो चाहे कर रहे थे मोदी जी, जो चाहे कर रहे थे उनके जो है मीडिया के लोग, जो उनके आईटी सेल के जो चीफ हैं। अभी देखिए आपके उत्तर प्रदेश में जिस जगह पे पहुंच गया ट्विटर वार, वो अपने आप में बड़ा शर्मनाक है। जिस तरह से प्रज्ञा बोलती है, जिस तरह से साध्वी और नरोत्तम मिश्रा बोलते हैं, वो उसमें क्या लगता है? पूरा का पूरा लगता है कि बेलगाम है, और ये जो चाहेंगे देश के साथ करेंगे। ऐसी स्थिति बना, संसद में किसी को नहीं बोलने देना है। राहुल गांधी ने एक उम्मीद भर दी है, और ये जो कह रहे हैं आपकी भारत जोड़ो यात्रा से कितना बदल गया है देश, तो देश ये बदल गया है कि देश के भीतर एक उम्मीद का पुनः संचार हुआ है, और लगा है कि इनसे मुक्ति पाई जा सकती है। ये अजय नहीं है, मोदी जी हराए जा सकते हैं, और मोदी जी नहीं तो कौन, तो वो दिखाई पड़ने लगा है कि वो राहुल गांधी हो सकते हैं। राहुल गांधी पप्पू नहीं है, राहुल गांधी एक समझदार नेता है, और इनको साजिशन पप्पू बनाया गया, उसमें कांग्रेस के लोगों का भी साथ रहा। ये लोगों ने समझ लिया, अब कुछ छुपा नहीं है राजीव जी। और राहुल गांधी ने इस 3000 किलोमीटर की यात्रा में ये साबित किया है, ये जो मोदी जी शहजादा और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, और अंदर पता नहीं कितने हजार करोड़ के मालिक हैं ये लोग, और ये लोग तो गाड़ी में घूमने वाले हैं, विदेशों में घूमने वाले लोग हैं, देश की क्या चिंता है? वो चल करके इन्होंने साबित कर दिया कि देश की गहरी चिंता है इनके मन, और जो विरासत
मिला है इनको, उस विरासत को संभालने की जिम्मेदारी उठाने का ये बता रहा है। उनकी यात्रा, पद यात्रा से ये पता चलता है। और राहुल गांधी देखिए जिस तरह से किसान मजदूर बार बार जिक्र कर रहे हैं, अभी आपने छोटा सा जो क्लिप दिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे भारत यात्री कहते हैं कि 3000 किलोमीटर चल लिए भैया, तो कहते हैं कि किसान और मजदूर कितने किलोमीटर चलते हैं आपको पता है? ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। भारत किसानों का देश है, हम पढ़ते रहे हैं, लेकिन भारत में किसानों की क्या हैसियत मोदी जी ने रखी वो हम सब ने देख लिया कि 750 किसान मर गए। और राज्यपाल जो मलिक साहब थे उन्होंने भेद खोला था कि जब मोदी जी से कहा कि इतने किसान मर गए कुछ कीजिए, तो मोदी जी ने कहा कि क्या वो किसान हमारे लिए मरे हैं? भाई किसान आपके लिए मरे कि न मरे, लेकिन उसी किसान के अनाज 5 किलो बांट करके बड़ा दयावान बने हुए हुआ। वही किसान वो 5 किलो अनाज उगाता है जो आप बांट रहे हो, फ्री में बांट रहे हो, किसान को उसकी कीमत नहीं देते हो। आप जो उद्योगपतियों की कीमत तो पहचानते हो, और जो भारत किसानों का देश था उसे उद्योगपतियों का देश बना दिया, और आप चाहते हैं कि देश कंप्लीटली उद्योगपतियों के हाथ में चला जाए। लेकिन राहुल गांधी किसानों की बात इसलिए कर रहे हैं कि इसको समझना यह होगा, देखिए कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए शुरू से काम करती रही। हालांकि मैं मानता हूं बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ किसानों के पक्ष में, लेकिन 3 महत्वपूर्ण मैं काम गिनाऊं आपको राजीव जी। तो सबसे पहला तो किसानों के पक्ष में यह काम हुआ कि जमींदारी प्रथा का अंत किया गया। नेहरू जी ने जमींदारी प्रथा खत्म की, फिर लगे हाथ जो है इंदिरा जी ने प्रीवी पर्स खत्म किया, फिर जो हरित क्रांति हुई उससे किसानों के जीवन में बदलाव आया, और किसान भी जो भरपेट अनाज नहीं खा पाते थे उनके लिए भी अनाज हुआ, और इतना अनाज हुआ कि दूसरों को खिलाने लगे, दूसरे देश अनाज भेजा जाने लगा। और ये स्थिति आज कह सकते हैं कि राइट टू फूड जो दिया है मनमोहन सिंह की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने राइट टू फूड का जो अधिकार दिया वो इसी दम पर दिया कि हमारे देश में इतना अनाज उपजता है कि हम किसी को भी खिला सकते हैं, हमारे देश का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता है। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण काम हुआ किसानों के हित में, भूमि अधिग्रहण कानून जो 2012-13 में भूमि अधिग्रहण कानून आया। वो भूमि अधिग्रहण कानून आने से पहले अंग्रेजों का कानून चल रहा था किसानों को कि सरकार विकास के नाम पर किसी की भी जमीन छीन सकती है, एक छोटा मोटा मुआवजा देकर, और जैसा होता था। लेकिन अब किसानों की जमीन जो है उसकी मर्जी के बिना नहीं छीनी जा सकती है, ऐसा कानून बनाया गया भूमि अधिग्रहण कानून कि आपको 70-80% किसानों से परमिशन लेना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि इस कानून को बदल दिया जाए, क्योंकि वो जो है गुजरात मॉडल जो उनका था वो किसानों की जमीन उद्योगपतियों को औने पौने दाम पे देने के नाम पे ही वो मॉडल चला, किसान से कुछ नहीं पूछना है, और वही लागू करने की कोशिश की। इसलिए आप याद कीजिए कि जैसे ही मोदी सरकार बनी 2014 में, पहला काम उन्होंने वही किया कि भूमि अधिग्रहण कानून को रद्द करने के लिए अध्यादेश ला दिया, भूमि अधिग्रहण आदि कानून को बदल देंगे। और फिर जो सबके सामने आया किसानों के साथ जो उन्होंने किया, जो बर्ताव किया, उनको दंगाई बताया, उनको खालिस्तानी बताया, उनको पता नहीं क्या क्या बताया, किसानों को बदनाम करने की कोई तरकीब नहीं छोड़ी उन्होंने। लेकिन राहुल, मजदूरों के साथ क्या हुआ? कोरोना काल में सब लोगों ने देखा कि मजदूर जो है कितने किलोमीटर पैदल चले, कितने मरे, कहीं कोई हिसाब नहीं लिया। और मोदी जी खुश हुए इस बात से कि अब जो नोटबंदी हो गई, लोगों के जो है विवाह होना है, फलाना होना है, और अब बैठे हैं मजाक उड़ा रहे हैं, विदेश में जाकर के मजाक उड़ाया आपने। तो ये जो स्थिति आई, राहुल गांधी ने इस चीज को बदल दिया। और बदला ये है कि अब एक संभावना बन रही है कि किसानों और मजदूरों के लिए ये देश जो है वापस काम करना शुरू करेगा। भट्टा परसौल याद कीजिए, भट्टा परसौल में अभी तो किसानों की बात बहुत बाद में आंदोलन हुआ, लेकिन भट्टा परसौल में जो है किसानों के लिए क्या किया राहुल गांधी ने, ये सबको पता कि अपनी सरकार से लड़ गए, और जिसकी वजह से सारे उद्योगपति नाराज हुए, बल्कि कांग्रेस से, ये भी कहे। तो राहुल गांधी का ये जो पदयात्रा है उसने समा बदल दिया है। और महाराष्ट्र में जो शरद पवार आज बोल रहे हैं, तो शरद पवार इसलिए बोल रहे हैं कि शरद पवार को भी ये समझ में आ रहा है कि देश को अगर बचाना है तो कांग्रेस के इर्द गिर्द खड़ा होना पड़ेगा। और कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी जो राह दिखा रहे हैं, कांग्रेस को उस राह पे लेके चलना है और विपक्ष को उसी राह से गुजरना है। वो नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं राजीव, वो स्टालिन भी समझ रहे हैं, वो जो है जो दूसरे नेता है महबूबा मुफ्ती हो या
फारूक अब्दुल्ला वो भी समझ रहे हैं, जयंत चौधरी भी समझ रहे हैं। और देर सवेर अभी आने दीजिए, 2023 का चुनाव हो जाने दीजिए, राज्यों में चुनाव है, उसके बाद अखिलेश यादव जी को और ममता बनर्जी जी को भी समझ में आने लगेगा कि कांग्रेस के साथ ही देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। कांग्रेस है तो देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। कांग्रेस को अगर खत्म कर देंगे, जैसा कि नारा दिया मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत का, तो कांग्रेस मुक्त का मतलब होता है सामंतशाही भारत, पोंगापंथी भारत खड़ा करना चाहते हैं। तो जो भी प्रगतिशील लोग हैं, जो पोंगापंथी में विश्वास नहीं करते हैं, वो राहुल गांधी के आसपास इर्द गिर्द कहीं ना कहीं खड़ा होंगे। और राहुल गांधी इसलिए है कि देखिए, किसी न किसी नेता के साथ खड़ा होना पड़ता है, वो धर्म की बात करें या राजनीति की वजह। कल जो है जब देश आजाद हो रहा था तो गांधी के इर्द गिर्द तो खड़े हुए थे, महात्मा गांधी के इर्द गिर्द। तो आज जब लोकतंत्र को बचाने की बारी आई है, 77 में भी जेपी के साथ लोग खड़े हुए थे, तो आज जब बचाने की बात आई है तो राहुल गांधी के साथ वो तमाम नेता खड़े होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। राजीव जी बिल्कुल, तमाम नेता खड़े होते हुए अब धीरे धीरे दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से आना चाहूंगा शकील अख्तर जी, माफी चाहूंगा, आपको रोका था, आवाज कट रही थी, लेकिन थोड़ा वहीं से शुरुआत कीजिए और समझना चाहता हूं क्या कुछ, क्योंकि कश्मीर अब है सामने और कश्मीर से पहले जो सैन्य कर्मी हैं पुराने और नए अभी के भी, इन लोगों के ऊपर भी अब वार दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ साथ दूसरी बात यहां ये भी रखना चाहता हूं कि राहुल गांधी लगातार हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 8-10 साल से इस सरकार पर वार कर रहे हैं और उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिन मुद्दों को छूने की कोशिश दूसरे विपक्षी दलों के लोगों ने नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी लगातार करते रहे हैं। और अब चूंकि वो सड़कों पे हैं और उन मुद्दों को और भी साफगोई के साथ रख रहे हैं, क्या ये तमाम बातें, अगर इन बातों को समेटा जाए तो समेट करके हम ये कह सकते हैं कि देश बदल रहा है। मैं राजनीतिक तौर पर बदलते हुए हम ना भी देखें, लेकिन जन भागीदारी में देखा जाए, जनता के इच्छानुसार, क्योंकि देश में सबसे बड़ी पूंजी जनता के द्वारा जो बटन दबाया जाता है यानी कि वोट है, और वहीं से सरकार बनती है, ईवीएम कह रहा हूं मैं। तो आपको लगता है कि हाँ, एक अब जनता का जो मनमानस है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? जी राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बात को ऐसा भी कहा जा सकता है कि देश आज बदलने की जरूरत महसूस करने लगा है। देखिए, अभी विपक्षी एकता की बात हो रही थी, कश्मीर पर अभी हम आएंगे बताएंगे, लेकिन अभी विपक्षी एकता की बात हो रही थी और उसकी जरूरत कितनी है और क्यों है, ये अभी हाल ही में हमने दिल्ली में देखा कि यहां एमसीडी के चुनाव हो गए, एक पार्टी आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल गया और बीजेपी वहां बहुमत से पीछे रह गई। उसके बाद नोटिफिकेशन इश्यू हो जाना चाहिए था, आम आदमी पार्टी को यहां एमसीडी बना लेना चाहिए थी, लेकिन अभी देखा कि शपथ ग्रहण भी नहीं हो पाया। इतना विवाद पैदा कर दिया और बीजेपी ने साफ कहा कि हम मेयर का और उप मेयर का चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई, आप हार गए हो, आपके सीटें कम आई हैं, एक पार्टी आम आदमी पार्टी की ज्यादा आई है, जनता ने उसे मैंडेट दिया है तो उसे बन जाने दीजिए। लेकिन नहीं, हर जगह सरकार हम ही बनाएंगे। ये लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। तो आज आम आदमी पार्टी के पास समझ में आ रही है, वो भी बोल नहीं रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस को हटा के अपनी जगह बनाई है और कांग्रेस या अन्य किसी विपक्षी दल का अगर वो सहयोग लेते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी जमीन खिसक जाएगी। लेकिन ये उनकी गलत सोच है, ये धारणा उनकी सही नहीं है। अगर कांग्रेस कमजोर हो गई तो आम आदमी पार्टी भी बचेगी नहीं। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, अगर बड़ी पार्टी को बीजेपी ने हटा दिया, उसको हटा दिया, तो बाकी कौन बचेगा फिर? आज आप देखिए कि एमसीडी में अभी तक मेयर नहीं बन पा रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का मेयर बनने भी नहीं देंगे। वो या तो बीजेपी का बनेगा या वह प्रशासक को बैठा देंगे। तो ये लोकतंत्र के ऊपर, जनता के द्वारा चुने गए लोगों के ऊपर कितना बड़ा हमला है। तो इसी को समझ के शरद पवार जी आज इस बात को बोल रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से शिवसेना के अंदर फूट डलवाई गई, एक सरकार को हटाया गया और दूसरी सरकार बनाई गई, तो क्या शरद पवार और दूसरे जितने भी विपक्ष के नेता इसको समझ नहीं रहे कि वो चाहे जितनी मेहनत कर ले? राहुल गांधी ने बोला था कि हमने इतनी मेहनत करी, हम सरकार लाए मध्य प्रदेश में, उन्होंने 20-20 करोड़ रुपए में खरीद लिया। कहने लगे हमारी मेहनत करने में कमी नहीं है,
जनता के वोट देने में कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद आप बताइए, जनता से पूछ रहे थे, पत्रकारों से पूछ रहे थे वो, आप बताइए कि इसे कैसे बचाया जा सकता है। तो इसे तभी बचाया जा सकता है जब सारा विपक्ष एक हो, और उसके लिए आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, अखिलेश यादव, इन सबको सोचना पड़ेगा। अगर कोई भी इस खुशफहमी में है कि वो बच जाएगा और कांग्रेस की जगह वो खा जाएगा, कांग्रेस खत्म हो जाएगी और वो बीजेपी से अकेली लड़ लेगा, तो वो बहुत बड़े गलतफहमी में है। ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए आज विपक्षी एकता की सबसे ज्यादा जरूरत है। और जैसा कि आप पहले कह रहे थे कि इसके लिए कांग्रेस धुरी बनेगी, और कांग्रेस इसके लिए धुरी बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि सबको ये बात दिख रही है कि एक आदमी इतनी बड़ी यात्रा कर रहा है, और यात्रा ठीक है, लेकिन उसका जो नतीजा निकल रहा है, जनता सामने आ रही है। ये दृश्य क्या पहले कभी किसी ने देखे थे? इतनी जनता हर राज्य में एक के बाद एक, हर राज्य में बढ़ता जा रहा है कारवां, और गांधी जो है उनके अंदर जो है आत्मविश्वास आ रहा है, वो तो कमाल का आत्मविश्वास है। आज राहुल गांधी राजनीति से ऊपर उठ के जिस तरह बात कर रहे हैं, तो वो सारे विपक्षी दलों में एक हौसला पैदा कर रहा है, एक भरोसा पैदा कर रहा है कि राहुल गांधी अगर आए, विपक्षी एकता की बात हुई, तो सबको जितना जिसका शेयर है उसको ईमानदारी से मिलेगा। और अब थोड़ी सी कश्मीर की बात हम और करेंगे। तो कश्मीर के अंदर दीपक कपूर साहब का योगदान बहुत बड़ा था, सारे आर्मी चीफ का योगदान बहुत बड़ा था, और वहां हर जवान का योगदान बहुत बड़ा है। लेकिन आप उसको इस तरह से भुला देंगे, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। उसी जम्मू कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर हमारे सैनिक मारे गए थे, और उसके बाद आपने कहा कि न कोई घुसा है न कोई है, और उसके बाद उन्होंने अरुणाचल में करके दिखा दिया, वो दूसरे इलाकों में कर रहे हैं। तो ये आज आप किसी आर्मी चीफ अगर राहुल की यात्रा में आ जाएगा तो आप उस पर हमला कर देंगे। अरे ये आर्मी चीफ, ये लोग पहले भी बीजेपी से मिले रहे, दूसरी पार्टियों से मिलते रहे, उनकी पार्टियों में शामिल हुए। आज वीके सिंह साहब हैं, वो भी तो आर्मी चीफ थे आखिर, उनके ऊपर तो किसी ने इस तरह से बिलो द बेल्ट हमला नहीं किया। वो तो आज बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं, उन्हें आना चाहिए था दीपक कपूर के बचाव में, लेकिन वो चुप है। तो दीपक कपूर ने क्या गलती करी? वो जोड़ों में तो शामिल हुए ना, किसी तोड़े में तो शामिल नहीं हुए। वो एक यात्रा में शामिल होके वो अपनी पूर्व सैनिकों की जो ये अग्निवीर के नाम से भर्ती हो रही है ठेके पे, उसकी, और दूसरे तमाम विषयों पे जिस पे वो बात करना चाहते हैं एक आजाद भारत के नागरिक के तौर पे, वो कर सकते हैं और कर रहे हैं वो। तो उसके ऊपर ये कहना कि वो फलाने उसमें शामिल थे, वे उसमें शामिल थे, सेना से हटके किसी के दूसरे चीजों पे आरोप लगाना, और जिसमें कहीं कोई सबूत नहीं है, जिसमें कोई सिद्ध नहीं हुआ है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये सेना का और सैनिकों का और पूर्व सैनिकों का सबके साथ अन्याय है ये। तो ये जो है यात्रा की सफलता ही है कि सरकार को, बीजेपी को इस तरह के हमले करना पड़ रहे हैं। अगर यात्रा सफल नहीं होती तो क्या जरूरत थी इस पर ध्यान देने की कि ये जो चित्र वायरल किए जा रहे हैं और ये जो नकली फोटो बनाए जा रहे हैं कि राहुल की चाय के ग्लास को शराब का ग्लास बताया जा रहा है, उनके आधा पूरे क्लिपिंग काट के पेश किए जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी यात्रा की सफलता है। और ये जो आपने लिखा है बहुत अच्छा लिखा है कि कितना बदल गया है देश। देश बहुत बदल गया है, क्योंकि देश एक धुंध में था, देश एक डर में था। राहुल ने उस डर को खत्म कर दिया है, लोगों में हौसला आया है। और यही सबसे बड़ी बात है। राहुल ने जो कहा बहुत अच्छी बात कही कि ये मेरा मंत्र नहीं है, ये शिवजी का मंत्र है, डरो मत। और शिवजी के बाद गांधी जी ने भी ठीक यही सेंटेंस कहा था कि डरो मत। और उसके बाद राहुल कह रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई भी आसान थी, गांधी जी की हिम्मत थी, गांधी जी के सिद्धांत थे, और गांधी जी के पास वो एक विजन था कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक कर दिया। डरो मत, सबका डर निकल गया, लोग सड़कों पे आ गए। तो ये डरो मत एक बहुत बड़ी चीज है। और हिंदुस्तान जो है कभी किसी से डरा नहीं है। अमेरिका तक को इंदिरा गांधी आंखें दिखा देती थी और अमेरिका डर जाता था। इंदिरा गांधी कहती थी कि सातवां नहीं अपना 8वां लड़ाई पहुंचा दो। अगर बांग्लादेश के लोग तकलीफ में हैं, उन दिनों पूर्वी बंगाल कहलाता था वो, और उन्हें मदद की जरूरत है और पाकिस्तान पर अत्याचार कर रहा है, तो भारत पड़ोसी होने के नाते यह नहीं देख सकता।
तो यही हौसला, यही हिम्मत आज भारत में चाहिए। चीन के मामले में भी राहुल ने साफ कहा कि ये बर्दाश्त के बाहर की बात है कि चीन हमारे इलाके में घुसता चला आ रहा है, उसको जवाब दिला दिया। राहुल को कहना पड़ा, राहुल ने बताया कि भाई सेना के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं। अरे सेना के खिलाफ तो कोई बोलता ही नहीं है, सेना के खिलाफ बोलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और सेना के खिलाफ अगर किसी ने बोला तो ये गोदी मीडिया वालों ने बोला है उनके एंकरों ने। उस टाइम उन्हें इतना भी ध्यान नहीं रहा कि वो सरकार को बचाने के लिए एक एंकर ने अपने टीवी शो में साफ साफ बोला कि इसमें सरकार की गलती नहीं है साहब, चीनी शहरी घुसे आए तो ये तो सेना का काम है उन्हें रोकना। अरे भाई ये आप क्या बोल रहे हो, सेना पे आरोप लगा रहे हो आप सीधे सीधे। नीतियां सरकार बनाती है, सरकार आदेश देती है, सेना उसके अनुरूप काम करती है। लोकतंत्र में इसी तरह काम चलता है। अगर कोई घुसे आया तो सेना की गलती है और आपने एयर स्ट्राइक कर दिया तो वो आपकी सरकार की सफलता है, वो सेना की सफलता नहीं बताएंगे आप। बांग्लादेश का युद्ध जीता तो आप उसको कहते हैं सेना की सफलता है, उसको सरकार की सफलता नहीं बताएंगे। आपकी एयर स्ट्राइक जो है वो आप कहते हैं कि नहीं 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 ये हमारी है, इसमें सेना का कुछ नहीं है। तो इस तरह की बातें आज जनता की समझ में आने लगी है और जनता इस बात को समझ रही है कि उन्हें एक भावनाओं के अंदर हिंदू मुसलमान करके जाति के नाम पर, झूठ के नाम पर उन्हें बरगलाया गया है और जनता समझ रही है कि उसकी असली समस्याएं क्या है और इसीलिए आज वो यात्रा में आ रही है और इसीलिए देश बदल रहा है। जी बिल्कुल, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या सचमुच इस यात्रा से देश बदल रहा है और बदल रहा है तो कितना बदला है, ये समझने की कोशिश। और क्या राहुल गांधी जो हैं जिस यात्रा में चल रहे हैं पिछले 4 महीनों से, इस यात्रा ने क्या कुछ फर्क डाला है, ये सब हम यहाँ इस कार्यक्रम के जरिए समझ रहे हैं। दोस्तों आना चाहूंगा अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, आप क्या कुछ देख रहे हैं। बहुत लंबी यात्रा हो गई है और ये यात्रा अब अंतिम पड़ाव की ओर है, मुकाम की तरफ है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी लगातार ट्रोल भी हो रहे हैं और कहते हैं, राहुल गांधी जब पत्रकार पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मुझसे ज्यादा कोई अगर ट्रोल हुआ हो तो बताइए आप। तो राहुल गांधी शायद इन तमाम चीजों को झेल चुके हैं और एक नए, इसलिए शायद कहते हैं कि ये मैंने उस राहुल गांधी को मार डाला है। लेकिन बात डाइवर्ट करना नहीं चाहूंगा, बात सीधे आना चाहूंगा कि आप क्या कुछ देख रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी कि सचमुच बदल रहा है देश। राजीव जी, निश्चित तौर पर देश बदल रहा है और इतना बदल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमारे सैन्य अफसरों के ऊपर भी हमलावर हो रही है। इससे ज्यादा और अच्छे दिन क्या चाहिए? इससे ज्यादा अच्छे दिन तो नहीं आ सकते कि अब जो है हमारे सेना के उन अफसरों को जिनका इस देश की रक्षा के लिए बड़ा योगदान है, उनको अपनी वफादारी का देश के प्रति सर्टिफिकेट जो है उन नराधम लोगों को दिखाना पड़ेगा जिन्होंने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के साथ गद्दारी की थी। तो इससे ज्यादा और अच्छे दिन क्या चाहिए अब इस देश को? तो ये देश जो है इस तरीके से बदल रहा है, लेकिन ये अच्छा बदल रहा है। ये इस मायने में है कि राहुल गांधी की जो 4 महीने की अब तक यात्रा लगभग पूरी हो चुकी है, उसके ये अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं कि अब किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। जो देश विरोधी ताकतें हैं वो खुद अपने देश विरोधी होने का प्रमाण जो है वो दे रही हैं और वो इस तरीके से दे रही है कि हमारे जो सैन्य अफसर हैं उनके ऊपर इस तरीके से हमला करते हुए। तो ये अब सामने जो है सब चीजें एक तरीके से सामने आ रही है। तो ये तो इस तरीके से देश बदल रहा है। बाकी राजीव जी, देश ये बदल रहा है कि देश की राजनीति में काफी परिवर्तन आ रहा है, लोगों के स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है और लोग अब ये अच्छे तरीके से समझने लगे हैं कि किस तरीके से लोगों को आपस में लड़ा करके और बड़ी जो ताकतें हैं, पूंजीवादी ताकतें हैं, वो किस तरीके से अपने हित साधती हैं और किस तरीके से अपना व्यापार करती हैं। लोग ये समझने लगे हैं कि ये सरकार जो है वो किस तरीके से कुछ बड़े और पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है और किस तरीके से इस देश की जनता का गला जो है काटा जा रहा है। लोग अब इस चीज को अच्छे तरीके से समझने लगे हैं और मुझे लगता है कि धीरे धीरे चीजें और स्पष्ट होती जाएंगी। जरूरत अब इस बात की है कि जो ये मोमेंटम बना है, इस मोमेंटम को आगे जारी रखा जाए और जनता के बीच इसी तरीके से इन सवालों को लेकर के जाया जाए। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे थे कि सवाल तो कोई भी उठा सकता है, राहुल गांधी अगर सवाल उठा रहे हैं तो उसमें नया क्या है और इसका समाधान क्या है। ये सवाल जो थे बीच में उठना शुरू हुए। राहुल गांधी का योगदान जो सबसे बड़ा ये है कि लोग सवाल उठाना ही भूल गए थे। पिछले 8 सालों में लोग ये भूलते जा रहे थे कि डेमोक्रेसी में जो है
कोई भी महामानव नहीं हो सकता है। तो राहुल गांधी ने जो डेमोक्रेसी की मूल आत्मा है सवाल उठाना, उस आत्मा को जिंदा कर दिया है। यह राहुल गांधी का जो सबसे बड़ा योगदान है, और यही जो है भारत बदल रहा है कि अब लोग जो है उस सवाल उठाने के लिए जो है वो तत्पर हो रहे हैं, और सरकार जो है लोगों के निशाने पे अब आने लगी है, और सरकार से सवाल जवाब होना शुरू हो गए हैं, और सरकार जो है वो अब ये समझने लगी है कि उसको लोगों के सवालों के जवाब देने होंगे। अब जो भटकाया नहीं जा सकता है, और अगर भटकाने की कोशिश की जाएगी तो सवाल और ज्यादा शिद्दत के साथ उठेंगे। इस मायने में जो है देश निश्चित तौर पर बदल रहा है। मुझे लगता है कि अच्छा संकेत है। सरकार जो है डेमोक्रेसी में लोगों के ऊपर शासन करने के लिए नहीं होती है। डेमोक्रेसी जो है जिसकी परिभाषा कही जाती है जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए। तो जो लोग समझने लगे थे कि ये राजतंत्र हो गया है और एक किसी व्यक्ति विशेष को जो है जनता के ऊपर शासन करने का जो है लाइसेंस 5 साल में जनता दे देती है, वो नहीं है। ये जो जनतंत्र की मूल भावना जो है, लोकतंत्र की मूल भावना जो है, ये फिर सतह पे आने लगी है कि आपको जो है जनता के ऊपर 5 साल शासन करने का अधिकार नहीं मिल गया है, और जनता ने आपको जनादेश देकर देश बेचने का लाइसेंस नहीं दे दिया है। जनता के सवालों के जवाब आपको देने होंगे। जनता लगातार आपसे सवाल करेगी, और जनता ने आपको इसलिए चुना है कि आप जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करें। जो काम पिछले 70 सालों में नहीं हो पाए, जो काम बच गए थे, वो काम आपको पूरे करने हैं। ये नहीं कि 70 सालों में जो देश ने किया है उसको आप मटियामेट करने और देश को आप बेचने का काम करें। तो ये जो है सवाल उठना शुरू हो गए हैं, और ये सतह पर आने लगे हैं सवाल। जनता अब सवाल करेगी, लेकिन जनता के सवाल जो हम दबाए नहीं जा सकते हैं। ये इन 70 साल मतलब इन 4 महीनों की यात्रा का जो है वो कुल मिलाकर के मैं परिणाम देख रहा हूँ राजीव जी। बाकी फिर आगे चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब भली भांति परिचित हैं। अजय जी आपका स्वागत करता हूं। और ये यात्रा अब आपके आसपास है अजय जी, समझना चाहता हूं क्या आप गए क्या यात्रा में? अगर गए हो तब भी और नहीं गए हो तब भी क्या फ्रेगनेंस है वहां से, और क्या कुछ आगे दिखाई दे रहा है आपसे समझना चाहता हूं। मैंने जो यात्रा में 4 दिन रहा हूं, कल मेरी पत्नी भी थी, और इत्तेफाक से मैं जैसे नैरेटिव होते हैं तो मैं देख रहा हूं कि कल जब चाय पी रहे थे राहुल अजय गांधी जी, शायद कुछ प्ले हो रहा है थोड़ा, अगर शायद आपके पास से आवाज कुछ आ रही है, डबल प्ले हो रहा है कुछ जी। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी पत्नी भी उसमें गई थी, और पत्नी जहां चाय पी रही थी उसी चाचा के ढाबे पे राहुल गांधी भी आकर के वहीं चाय पिए। और उस दौरान और उसके बाद में मैंने शाम को देखा कि भाजपा के तमाम जो है ट्रोलर जो हैं वो एक फोटो शेयर करते हैं कि राहुल गांधी दारू पी रहे हैं और वो जाने क्या क्या रखा है। साहब सामने की घटना थी, अब आप समझिए इससे ज्यादा और क्या होगा। तो ये झूठ फैलाया जाता है, तो इससे आप समझ लीजिए कितना फर्क पड़ रहा होगा और क्या हालत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन क्या कुछ बदलते हुए आप देख रहे हैं? हम चर्चा यहाँ ये कर रहे हैं अजय जी कि क्या सचमुच इस यात्रा से परिवर्तन आ रहा है, कितना बदल गया है देश, हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 4 महीने में। और अब अंतिम मुकाम पर, पड़ाव पर ये यात्रा है। और राहुल गांधी आज अब पंजाब में हैं, पंजाब को लेकर के भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, पुराने दिन याद दिलाए जा रहे हैं, 1984 की बात बताई जा रही है, सब कुछ है। लेकिन क्या कुछ पंजाब में दिखाई दे रहा है, क्या कुछ आपको देश में दिखाई दे रहा है? अजय जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जी अजय जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जुड़ते हैं अजय जी, जैसे जुड़ते हैं उनके पास आऊंगा। लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी, इन्हीं सवालों के साथ आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि पंजाब की बात जब हो रही है, जब राहुल गांधी जैसे ही पंजाब पहुंचे हैं तो बहुत सारी बातें होने लगी हैं, 1984 की याद दिलाई जाने लगी हैं, और क्या क्या घटनाएं, बहुत कुछ। बीजेपी मीडिया सेल के जो सोशल मीडिया के हेड, उनका ट्वीट भी आ गया, बहुत कुछ हो गया है सुबह से लेकर के अभी तक। किस नजरिए से आप देखते हैं इन सारी चीजों को? तस्वीर जो अभी सामने देख रहे हैं, ये राहुल गांधी कितने डेमोक्रेटिक हैं। वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो बाकायदा पंक्तिबद्ध होकर के लोगों के बीच से जा रहे हैं। और आप जरा सोचिए कि अगर महामानव आए होते तो क्या दृश्य होता।
यहाँ सारे लोग नहीं होते और वो अकेले जा रहे होते, उनके सिक्योरिटी की चिंता तो सबको है, हम सबको है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से लोगों के साथ जुड़ रहे हैं बिना किसी चिंता के, जबकि उन्होंने अपने परिवार के 2-2 लोगों को खोया है और आज उन्हें ही 1984 की याद दिलाई जा रही है, उनको ट्रोल किया जा रहा है। अजय जी ने जिस बात को सामने रखा कि उनके चाय के गिलास को बदल करके शराब के गिलास के रूप में दिखाया जा रहा है, मैं कतई इसको लेकर आश्चर्यचकित नहीं हूं, क्योंकि जिस विचारधारा के ये लोग हैं इनकी ये 100 साल पुरानी फितरत है, कोई आज की नहीं है। मुझे याद आता है 1931 में जब कमला नेहरू माने जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कांग्रेस के उस आंदोलन के साथ जुड़ करके बेहोश हो गई थी इलाहाबाद में, वो लंबा घटनाक्रम है, बहुत संक्षेप में बताऊंगा जी। उस समय कांग्रेस के जो सेवादार होते थे, जो कार्यकर्ता होते थे, वो उनको बिठा करके, जो भी गिर जाता था बेहोश हो जाता था, एक घटना मैं नेहरू जी के समय की सुना चुका हूं, वो लेकर के जाते थे तो कमला नेहरू को भी उठा करके ले जाया गया। उसी में फिरोज, जो बाद में इंदिरा गांधी के पति होते हैं, वो नौजवान कार्यकर्ता हैं, वो कमला नेहरू को लेकर के गए ये पूछ करके कि भाई ये महिला किस घर की है, इनको कहां पहुंचाना है। आनंद भवन जब पहुंचे तो उनको लगा कि अरे ये तो नेहरू जी की पत्नी है। फिरोज बहुत स्मार्ट और बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे कांग्रेस पार्टी के, तो उन्होंने कमला नेहरू की सेवा खुशामिद करना शुरू की। कमला नेहरू उन्हें अपने बेटे की तरह देखती थी, लेकिन उसी इलाहाबाद में पोस्टर चस्पा किए गए कि कमला नेहरू और फिरोज का अफेयर चल रहा है। ये ट्रोलिंग की शुरुआत है भारत में, और नेहरू गांधी परिवार पर कोई आज का हमला नहीं हो रहा है, ये 1901 बाद की मैं बात बता रहा हूं। दूसरा घटनाक्रम, जब देश का बंटवारा हुआ और उस समय गांधी जी जब 55 लाख रुपए की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को दिया जाए और हम भारत में सांप्रदायिक जो बेमनस फैला हुआ है इसको शांत करते हुए पाकिस्तान की यात्रा करेंगे, उस समय गांधी जी को जो टेलीफोन किए जा रहे थे, जब उनकी हत्या हुई उसके पहले लोग फोन करके कह रहे थे कि बुढ़ा मर क्यों नहीं जाता, तेरा क्या काम है। ये भाषा होती थी राष्ट्रपिता के लिए। उनको कागज में लिख करके गालियां और पत्थर में लपेट करके उनके घर में फेंकी जाती थी, जहां वो प्रार्थना स्थल में थे वहां फेंकी जाती थी, दी जाती थी। मुस्लिम परस्त है, ये पाकिस्तान परस्त है, इन्होंने देश का विभाजन कर दिया, अब कोई जरूरत नहीं है इनको मर जाने दिया जाए। तो ये वो ट्रोल कंपनी है, ये आज की नहीं है। आज तो वो चित्र बदल रहे हैं, इनकी फितरत बहुत पुरानी है, इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं ये क्या कर रहे हैं। अब रही बात इसकी कि देश कितना बदल रहा है, उस ट्रोलिंग को क्या उस समय लोगों ने गंभीरता से लिया था? राहुल गांधी जब 3000 किलोमीटर से ज्यादा चल करके पंजाब पहुंचे हैं, तो क्या पंजाब के लोग उनका स्वागत नहीं कर रहे हैं? पंजाब के लोगों ने कब का 1984 का जख्म भुला दिया, और उसके बाद पंजाब जिस तरह से शांत हुआ, और पंजाब के उसी पंजाब में कांग्रेस की सरकारें रही इसी बीच में, तो क्या पंजाब के लोग कांग्रेस से बेमनस रख रहे हैं? ये जो ट्रोलिंग के जरिए जिस तरह की चीजें सामने लाई जा रही हैं कि माने पंजाब तो एक अलग प्रदेश है जो इस देश का नहीं है, और कांग्रेस पार्टी ने जो किया था वो परिस्थितियां अलग थी, हम लोग मानते हैं, और बाकायदा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसके लिए माफी भी मांगी है। क्या ये इस सरकार का कोई नुमाइंदा 2002 के लिए माफी मांगेगा? और उन्होंने तो कहा कि साहब हमने सबक सिखा दिया। तो ये वो लोग हैं जो करते भी हैं और उसके बाद सबक सिखाने का पूरा ऐलान भी करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, मैं मानता हूं कि उससे गलतियां हुई होंगी, ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी है, कौन सा व्यक्ति है जिससे गलतियां नहीं होती, लेकिन कम से कम उन्होंने उस गलती को स्वीकारा। और राहुल गांधी वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने पिता को, अपनी दादी को उसी आतंकवादी हमले में खोया है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये देश जिस तरह से ट्रोलिंग के जरिए राहुल गांधी की छवि को विकृत किया गया था, आज लोग देख रहे हैं कि जो उस विरासत से आया हुआ व्यक्ति है, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये तो शहजादे हैं,
वो शहजादा दिखा रहा है ना कि आम आदमी का दर्द क्या होता है। वो 3000 किलोमीटर चलता है। अरे मोदी जी 300 ही किलोमीटर चल रहे, अमित शाह 20 किलोमीटर ही पैदल चल रहे, तो समझ में आ जाएगा। लेकिन वो नहीं करेंगे, और इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनको देश के दर्द लेना देना नहीं है। वो किसानों की कब परवाह करते हैं? वो तो चाहते हैं कि ये किसान अपने खेतों से प्रेम करना बंद कर दे, वो भूल जाए कि खेती किसानी में कोई फायदा होता है, वो जीविका का साधन छोड़ दे और ये चला जाए अंबानी और अडानी के पास। वो चाहते हैं क्या ये नौजवान पीढ़ी पढ़ाई करे? आपने नौकरियां ही खत्म कर दी, क्योंकि आप चाहते हैं कि अडानी साहब के यहां वो 400 रुपए में दिहाड़ी मजदूर बनकर के काम करे। आप चाहते हैं कि उसको गुमराह कर दिया जाए ताकि वो 400 रुपए में आपका झंडा उठा करके, आपका बैनर लगा करके आपकी रैली में जाए और आपको वोट करे। आप ऐसा देश बनाना चाहते हैं उस विश्व गुरु के छद में, जो मूर्ख हो, जो सोचता ना हो, जो अंधविश्वासी हो, ऐसा ही आप देश बनाना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी किस बात को कह रहे हैं कि आप डरिए नहीं, ये देश समावेशी राष्ट्रवाद को मानता है। और अभी तो वो कश्मीर जा रहे हैं। सवाल होगा कि पुलवामा में जो शहीद हुए थे उसकी जांच हुई क्या? किन लोगों ने किया था? कौन संगठन उसमें शामिल हुए? और आपने पुलवामा के बाद वो एयर स्ट्राइक करके इस देश के लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल किया। चुनाव तो लोगों ने जिताया, और ये कह करके जिताया होगा इस विश्वास के साथ कि जिन्होंने ये किया वो पकड़े जाएंगे। लेकिन उसी कश्मीर से एक डीएसपी पकड़ा गया था जिसने कहा था कि अरे आप सर जानते नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं, और उसको छोड़ दिया गया रातों रात। पता चला क्या? ये वो लोग हैं जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जहां सैनिकों पर हमला होते हैं, शहीद होते हैं, उनके लिए न जांच होती है और न गुनहगार पकड़े जाते हैं, और ब्लेम किया जाता है किसको? किसानों को, राहुल गांधी को, विपक्ष के लोगों को, या जो सवाल करते हैं। वो गोदी मीडिया वालों को नहीं कहा जाएगा, क्योंकि रात दिन वो भक्ति भाव में लगे हुए हैं, वो तो गुणगान कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सवाल पूछते हैं तो आपको भी टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल कर दिया जाएगा। ये वो लोग हैं, इनका देश से कोई लेना देना नहीं है, ये देश से प्रेम नहीं करते हैं। जो देश से प्रेम करता है वो आधी बाह की टी शर्ट में ऐसी सर्दी में पैदल चल रहा है, सड़कें नाप रहा है और लोगों के साथ मुलाकात कर रहा है, उनके दिल की भावनाओं को, उनके जख्मों को अपने से रूबरू कर रहा है। ये वो है, इसको कहते हैं देश प्रेम। ये छद्म राष्ट्रवाद और एजेंडे वाला राष्ट्रवाद चला करके इस देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उससे कम से कम राहुल गांधी लोगों को चेतना संपन्न बना रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश के पूरे नैरेटिव को बदल दिया है, इस देश के कथानक को बदल दिया है, और लोग अब समझने लगे हैं, जानने लगे। जी जी बिल्कुल, नैरेटिव को इस भारत जोड़ो यात्रा ने देश के नैरेटिव को बदल दिया है, आप कह रहे हैं। एक बार फिर से अजय शुक्ला जी आपके पास आना चाहूंगा। आप बात अपनी रख रहे थे, उसी बीच आपका वीडियो ऑफ हो गया था। आपसे हम समझना चाह रहे हैं कि आप अभी बता भी रहे थे कि जिस चाय की दुकान में राहुल गांधी चाय पी करके निकले और वहां आप भी गए, और जिस गिलास में राहुल गांधी चाय पी रहे थे, गिलास बदल गई। देखिए क्या बात होती है, गिलास बदल गई। और थोड़ा सा समझना चाहूंगा, पंजाब में जो जिस पर अभी अपना विश्लेषण कर रहे थे हमारे साथी प्रोफेसर रविकांत जी, पंजाब में बहुत कुछ 84 से लेकर के 2023 तक बहुत कुछ बदल चुका। पांचों नदियां बहुत पानी इधर से उधर बहा चुकी हैं। उसके बाद भी क्या आज अगर राहुल गांधी को फिर से 1984 की याद दिलाकर ट्रोल करने की कोशिश की जाए तो ये, खैर अलग अलग ढंग से ट्रोल करते हैं, करते रहिए, लेकिन आज राजनीति में ये कितना वाजिब है? और दूसरी बात, इसका कोई असर पड़ते हुए दिखता है क्या? क्योंकि आप वहां बैठे हुए हैं, बहुत नजदीक से देख रहे हैं, इस यात्रा को देख रहे हैं। यात्रा में एक नहीं बल्कि 4 दिन, पिछले दिनों 4 दिन से लगातार आप हैं। उस हिसाब से, उस लिहाज से भी समझना चाहता हूं आपसे कि क्या कुछ आप देख रहे हैं। देखिए, मैं पहले बताऊं कि उस चाय की दुकान पे मैं नहीं था, मेरी पत्नी थी, तो मैं बाकी यात्रा में साथ रहा हूं। मैं उस समय नहीं, मैं उनके कंटेनर से लेके सबके अंदर गया और मैंने सारी चीजें देखी। तो मैं एक तो सारी चीजें पहले भी मैंने देखी थी,
लेकिन अब जो है फिर दोबारा मैंने देखा कि कहीं कुछ और मॉडिफाई तो नहीं हुआ है, कुछ और बेहतर तो नहीं किया गया है, तो उसमें एक सिर्फ परिवर्तन दिखाई दिया। इतने सिंपल कंटेनर है कि कुछ कहना नहीं, ट्रक पे बने हुए हैं। अब उसमें क्या है कि सिर्फ जो है जो व्हाइट कलर की वो होती है ना, जिसपे फ्रिज या टीवी रख के लाया जाता है जिससे टूटे नहीं, उसको थोड़ा सा लगाया गया है जिससे कि ठंड जो है लोहे से उससे ठंड ना उतनी वो हो, उसका बस उतना इंतजाम किया गया है। इसके अलावा शेष कोई परिवर्तन नहीं था, बाकी सिंपल था। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनके वाले कंटेनर के ऊपर जो घास का वो डाल दिया जाता है जिससे कोई लोगों को ये ना दूर से ऊपर से लगे कि हाँ वहां कुछ है। तो जिस तरीके से आर्मी में होता है, दूसरी चीजों में होता है, उसी तरह का वो डाला गया। इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन एक चीज बताऊं, यात्रा पूरी तरीके से इतनी शालीनता के साथ, इतने अच्छे ढंग के साथ चल रही थी। लोगों का जिस तरीके से हुजूम जुट रहा था और जिस तरीके से लोग हर वर्ग के आ रहे थे, वो अपने आप में बिल्कुल वो है। लोगों में पागलपन था और वो देखने को मिला। तमाम जगह किसान ये सब उतार के कपड़े खड़े थे कि हाँ राहुल जी यदि टी शर्ट में चल रहे हैं तो हम भी उनका समर्थन करते हैं। तो ये एक बड़ी चीज है। तो इस तरह के भी सीन देखने को मिल रहे थे। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, और चूंकि बहुत सारी चीजें उस तरह से जब देखने को मिली तो उसमें लगा कि हाँ किस तरीके से लोगों का जज्बा है, किस तरीके से लोग आ रहे हैं। आप देखिए ना, जो टिकैत पहले नहीं आए थे वो हरियाणा में आकर के उनके साथ आए। वो इम्पैक्ट से इतने प्रभावित थे कि जो है वो अपने आप को सोच रहे थे। मेरी बात हुई टिकैत साहब से, वो उनका अजय जी अब आना मजबूरी बन गई थी। तो आप ये समझिए, उन्हें ये लगा कि पूरा जो किसान नेता के तौर पे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, हरियाणा का पूरा किसान उनके साथ खड़ा था, उनके अपने क्षेत्र का भी किसान उन्हें सपोर्ट कर रहा था। ऐसी स्थिति में उनके लिए मजबूरी थी कि हाँ हम दिखाएं कि हम उनके साथ हैं और बात कर रहे हैं उन मुद्दों पे। दूसरी चीज ये है कि इस पूरी यात्रा में आज पंजाब में इंटर कर गई और पंजाब के शंभू बॉर्डर तक पहुंचते पहुंचते आप ये देखिए, ये स्थिति थी यात्रा की कि गजब का उत्साह था बॉर्डर तक। और पंजाब में अब लोगों का है कि हाँ कब कैसे आगे बढ़ेगी तो हम कैसे कैसे वो होंगे। हालांकि राहुल गांधी बीच में ही आज चले गए अमृतसर, और अमृतसर गए हैं, वहां दर्शन किया है उन्होंने। तो इसके अलावा जो चीजें हैं, बाकी जितनी चीजें व्यक्तिगत तौर पे देखी मैंने, वो इतनी सरलता, सहजता, और ये देखिए आपके यहाँ खुद ही दिख रहा है, अगला आदमी लाइन में लग करके कामन उसकी तरह से दर्शन कर रहा है। तो ये बड़ी चीज है। तो ये अपने आप में बड़ा अच्छा है। और इतना तो मैं भी नहीं किया हूं। मैं जाता हूं अमृतसर में तो मैं भी वहां से क्या नाम है, एसजीपीसी से कोई बंदा चला जाता है, वो जाके स्पेशली दर्शन करा देता है जी। तो कुल मिलाकर के मैं ये देख रहा हूं कि उनमें ये सहजता हर जगह दिखाई दी। आपको एक कल की घटना बताता हूं। कल रात को जो कल मेरा मंडे को मैं शिव जी का व्रत रहता हूं, तो व्रत था तो मैंने कुछ खाना नहीं था। तो जब रात को कंटेनर के उधर पे भारत यात्री के खाने आने का जब होता है तो वहीं पे सब अपनी अपनी प्लेटें लेते हैं। तो होता है कि कई बार होता है कई लोग कि नहीं सर आप आ जाइए, तो नहीं आप लीजिए। वो पीछे ही लग के अपने यात्रियों के भी पीछे रख के वो प्लेट से वो लेते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी चीज है। और चूंकि उस समय मुझे भी मौका मिला तो मैंने तो साबूदाना की खीर बनी हुई थी, तो मैंने वो खाई। तो मैंने पूछा है कि ये साबूदाना खीर ही क्यों, खीर तो दूसरी भी बन सकती थी। तो उनका ये हड्डियों के लिए थोड़ा अच्छी होती, तो जो भारत यात्री चल रहे हैं उनको इसका ठीक फायदा मिलेगा या कुछ मिलेगा, जो भी है। बहरहाल जो भी है उसका साइंटिफिक मैं नहीं उसका जानता हूं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन मुझे जो बताया गया वो ये बताया जी। तो ये एक चीज मुझे देखने को मिली कि अगला अपने तमाम सारे लोग बैठे थे। आपको बताएं, दिग्विजय सिंह तमाम सारे जूनियर्स के साथ में बैठे वैसे ही वो खाना खा रहे थे अपनी प्लेट में लेकर के, और जिस तरीके से। तो ये स्थिति वहां पे ये लगा कि इतना बड़ा समाजवाद तो शायद ही इस दौर में कहीं देखने को मिले। और मुझे तो जो समाजवादी खुद को कहते थे आज उनमें भी नहीं देखने को मिलता है। तो ये एक बड़ी बात थी। हाँ, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जहां उनका कंटेनर है, उस कंटेनर को डी में ही वो स्पेसिफिक वो किया गया है, उसको
सेपरेट इसलिए क्योंकि उसमें जाने की परमिशन चंद लोगों को ही है, जो यहाँ जो पूर्व सीएम है हुड्डा साहब थे, या पीसीसी अध्यक्ष थे, या 2-4 लोग और हैं जैसे दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, और तो इसके अलावा इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीजें नहीं अलाउ की जा रही। लेकिन राहुल गांधी खुद ही निकल के आते हैं, जरूरत ही नहीं है किसी को जाने की, और उन्हीं के साथ में वो थोड़ा वक्त गुजारते हैं। जबकि दूसरा होता है थक के सोचता है कि हम खाना खा के बस सो जाएं जाके, और राहुल गांधी के साथ चलना अपने आप में तपस्या है भाई। वो जो चल सकते हैं वो स्पीड, मैं तो हालांकि मैं आपको बताऊं, मैं रेगुलर 15 किलोमीटर वॉक करता हूं और तेज वॉक करता हूं, लेकिन मेरी हैसियत नहीं हो रही थी। तो मैं तो एक दिन जब चलने के बाद मैंने कहा ऐसा है मैं आराम से जयराम रमेश या उनके साथ चल लूंगा। तो मैं दिग्विजय सिंह जी के साथ एक बार चला, एक बार जयराम रमेश के साथ चला, लेकिन राहुल गांधी के साथ एक दिन 7 किलोमीटर चलने के बाद मैंने हाथ जोड़ लिए। और दूसरी चीज, चूंकि मुख्य रोड से नहीं चलते हैं, साइड स्लिप रोड से चलने का होता है, तो आपको बताएं उधर धूल मिट्टी इतनी ज्यादा होती है, इतनी भीड़ के कारण कि साहब आपका चेहरा पूरा पाउडर लग जाता है। तो ये समझिए, और वो राहुल गांधी को भी लग रहा होता है, हमें भी लग रहा होता है। तो ये है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रबंध नहीं। तो इससे आप समझ सकते हैं किस जज्बे के साथ में वो यात्रा हो रही है। तो ये है, और देखिए सिक्योरिटी के ध्यान रखने पड़ेंगे, ये जरूर आता है, उसके कारण तमाम लोगों को परेशानी होती, मुझे भी हुई 2-3 बार। लेकिन वास्तव में ये समझिए कि जो यात्रा है वो इतनी यूनिक है कि अपने आप में उसको देखने के बाद में लगता है कि शायद, मैं तो ईमानदारी से बताऊं, कल मिस्टर MS चोपड़ा है जो हुड्डा साहब के OSD रहे हैं, काफी बुजुर्ग हैं, तो वो एक चीज कहने लगे कि भाई साहब गांधी जी के बाद में अब ये नया गांधी है, आज के युग का गांधी। तो उस समय के गांधी की चलिए हैसियत बहुत बड़ी थी, लेकिन कहें आज की डेट में तो जो जितने नेता हैं उस हिसाब से इससे बड़ा गांधी नहीं हो सकता। तो ये बात देखने को मिल रही है। और दूसरे लोग जब थोड़ा सा ब्रेक टाइम होता है, आराम कर लेते हैं या कोई चीज कर लेते हैं या थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, वो आदमी उस समय इतना ज्यादा बिजी होता है कि बात करते करते ही कुछ खाता है, बात करते ही करते चाय पीता है, और वो करता है कि उसे तो शायद 2 मिनट का भी चैन लेने की फुर्सत नहीं मिलती। मैं आपको बताऊं, जब अम्बाला में कल उतरे तो जहां यात्रा मोहरा में खत्म होती है, खत्म हुई नहीं कि वो तुरंत दूसरी गाड़ी, एक इनोवा लगी हुई थी, तुरंत वो इनोवा में बैठे और एकदम से जल्दी से पहुंचे जहां पे सभा होनी थी। और सभा में वो मुलाना विधानसभा क्षेत्र में है जहां पर सभा होनी थी, वहां पहुंचे। पहुंचते फिर दौड़ते हुए तेजी में चढ़े, और उन्होंने और जो संबोधित कर रहे थे वहां, जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे मुलाना साहब, उनके बेटे संबोधित कर रहे थे। तुरंत ये हुआ कि नहीं, अब किसी को नहीं, सीधे राहुल जी बोलेंगे क्योंकि और भी इंगेजमेंट है। तो आप ये समझिए, उसके बाद में वो बोले, और फिर हम लोग तो चूंकि थोड़ा सा पहले ही उनकी सभा खत्म हो उसके पहले ही निकल लिए थे कि कैंप में पहुंच जाए, नहीं तो फिर काफिला आएगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो हम लोग जब कैंप में अंदर पहुंच गए डी में, तो आप समझिए राहुल गांधी आने के बाद में ये नहीं 5 मिनट के लिए अपने उसमें गए हैं, जो फ्रेश होके आए होंगे या जो कुछ, क्योंकि कपड़े पड़े तो कुछ चेंज नहीं थे। तो मुझे लगता है, और 5 मिनट बाद फिर वो आ गए, और फिर तमाम सारे लोग मिलने को खड़े थे, वो जो सीनियर लीडर्स थे और सारे लोग थे, जो हुड्डा साहब जिन लोगों को चाह रहे थे पर्सनली, तो उन सबसे 2-2 मिनट जो उन्होंने वो टाइम दिया होगा, और उसके बाद में वो सीधे भारत यात्रियों के पास आ गए, और उनके साथ फिर वो एक्टिविटी। तो बाकी मैं तो फिर चला आया था, लेकिन मुझे वो बता रहे थे कि राहुल जी 10:30 बजे तक हम ही लोगों के साथ अब रहेंगे, और 10:30 बजे वो अंदर जाएंगे खाना खा के, और उसके बाद वो एग्जैक्ट 4 बजे उठते हैं। उठने के बाद में उनकी एक्टिविटी शुरू होती है, अपना जो योगा वगैरह करते हैं और जो करते हैं वो सब करवा के वो रेडी होके एग्जैक्ट 5:30 बजे हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि 6 बजे जो है वो होनी, 6 के पहले ही वो होता है, राष्ट्रगान वगैरह होता है, सब होता है। तो ये समझिए कि ये
स्थिति है कि ये अपने आप में यूनिक है और इसको समझने वाला है। तो ये एक चीज दिखाती है कि किस तरीके से। और रही बात पंजाब की बात जो करते हैं, तो साहब पंजाब में मुझे लगता है शायद बता रहे थे जो है प्रोफेसर साहब, तो वही बात है कि पंजाब में इतने बार तो कांग्रेस की सरकार बन ली, इंडिपेंडेंट बन ली, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पंजाब के लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं? और न एक्सेप्ट करते होते साहब तो आज भी पंजाब का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, अकाली दल नहीं है, भाजपा नहीं है, या कोई और दल नहीं है। तो ये इस बात को समझ लीजिए कि वहां एक्सेप्टेंस भाजपा की है बाय डिफॉल्ट, भले ही कोई पार्टी आ गई हो, लेकिन वहां के लोग कांग्रेस को ही स्वीकार करते हैं और उसको उसी स्थिति में स्वीकार करते हैं। और रही बात जो हुआ उसको लेकर के एक वर्ग में भले ही कोई मत हो, लेकिन उसमें भी इतना बड़ा डिवीजन है, उसमें भी आप ये मान के चलिए 60% लोग जो है उस पर नहीं जाते हैं, उसमें अपनी भी गलतियां मानते हैं। वो बताते हैं कि हाँ साहब क्या स्थिति हो गई थी, यदि इंदिरा गांधी ये नहीं करती तो शायद स्वर्ण मंदिर की पवित्रता तो उन लोगों ने खत्म कर दी थी, इंदिरा जी ने तो ठीक किया, लेकिन उनके करने का तरीका नहीं वो मानते हैं कि अच्छा था, लेकिन वो मानते हैं कि उन्होंने किया तो ठीक ही है, नहीं करते ये होता। आज जो वहां पर तमाम सारी हिंदू आबादी और जीवित है, दलित जीवित है, तो वो ड्यू टू कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि नहीं तो उस समय जो जट सिख और दलितों के साथ वाली स्थिति थी और दलितों को जिस तरीके से शब्द बोला जाता है मैं वो नहीं यूज कर सकता हूं, उस समय तो लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी थी उनकी, तो उनके लिए खड़ी हुई थी, और फिर उनके लिए खड़ी हुई थी, तो जो हो रही थी उन घटनाओं से बचाया था, तो कैसे वो लोग भूल जाएंगे? ये भी बड़ी बात है जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं अजय जी, और बहुत सारी बातें आपने बताई, और कैसे क्या कुछ काफिला कैसे चलता है, कैसे राहुल गांधी की दिनचर्या क्या है, और सबसे बड़ी बात की राहुल गांधी जो हैं वो अनुशासन प्रिय हैं, और वो साफ झलकता भी है। हम लोग भी लगातार खासकर शकील भाई और भी नज़दीक से देखे हुए हैं। शकील भाई आपके पास आऊँगा, लेकिन धनंजय जी सब आपके पास आना चाहता हूँ। अब कार्यक्रम को अब समाप्त करना चाहूँगा, जल्दी जल्दी आप दोनों से एक एक कमेंट लेना चाहता हूँ। धनंजय जी, पंजाब को लेकर के आज जो बातें और जो बात रख रहे थे अजय जी बिल्कुल सही रख रहे हैं कि अगर ऐसा, और प्रोफेसर रविकांत जी भी कह चुके हैं कि इतने साल में 84 से लेकर के और 2023 तक की बात करें तो बहुत कुछ हो चुका है, और कई बार कांग्रेस की सरकार, और इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में भी देश को पहला सिख प्रधानमंत्री मिला इसी दौर में, और हमने देखा कि मनमोहन सिंह ने बहुत अच्छा काम भी किया। इसके बाद क्या लगता है आपको कि अब ये सारे मसले जो हैं इनको ला करके राजनीति को चमकाने की बात हो, या राहुल गांधी को डाउनफॉल करने की बात हो, गिराने की बात हो, ये सब अब संभव है? या राहुल गांधी ने जो चार महीने में 3,000 साढ़े 3,000 किलोमीटर की जो लंबी रेखा खींच दी है, उस रेखा को मिटाना अब संभव नजर आता है सत्ता पक्ष के लिए? देखिए, प्रोफेसर साहब ने कहा कि एजेंडा इनका, बीजेपी का एजेंडा राष्ट्रहित को लेकर के या राष्ट्रवाद का जो एजेंडा इनका है वो खोखला साबित हुआ, और वो समझ में आ गया सब लोगों को कि ये खास एजेंडा चलाते हैं। तो ये जो भी कर रहे हैं, वो चाहे राहुल गांधी के खिलाफ करें या दीपक कपूर की बात हो रही थी जो अमित मालवीय ने ट्वीट किया, खास करके उसकी बड़ी चर्चा है, जहां उन्होंने आदर्श घोटाले में, जो मुंबई में हुआ था आदर्श सोसाइटी घोटाला, उसमें उनका नाम शामिल किया गया था। हालांकि बाद में रिपोर्ट ये आई थी, उसमें उनको क्लीन चिट दिया गया था कि उनको पता नहीं था कि क्या हुआ है, और ये जो है उसमें मुख्यमंत्री अशोक चौहान जो थे उनको अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी थी। तो ये जो बीजेपी का ये जो पुराना ट्रैक है, जैसा कि इसके पहले भी हमारे साथी ने बताया है कि वो बदनाम करने वाले, प्रोफेसर साहब ने जिक्र किया ना कमला नेहरू वगैरह को लेकर के, तो ये इनका एजेंडा बहुत पुराना है, और ये चरित्र हरण में सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। इनका सबसे ज्यादा विश्वास है चरित्र हरण पे, दूसरा इनका भरोसा है झूठ बोलने पर, और तीसरा भरोसा है माफी मांगने पर। ये तीन इनके पाए हैं मजबूत। और चौथा ये है कि जब सत्ता में आते हैं तो अहंकार से इतने भर जाते हैं कि इनको लगता है कि सत्ता कभी जाएगी नहीं, लेकिन भाई जो आया है वो जाएगा। सबसे ताकतवर सूरज है, वो रोज डूब जाता है उगने के बाद।
तो आप तो उससे ताकतवर नहीं है। जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म पितामह को, उनको भी मृत्यु की गोद में जाना पड़ा। तो प्रकृति जो है ना वो अपना काम करती है। और इनका जो है ये जो जिस तरह से ट्रोल आर्मी चलाते हैं, उनका सही जवाब देने के लिए लोग खड़े हो गए हैं। कांग्रेस तो हालांकि उस तरह से जवाब नहीं देती है, क्योंकि कांग्रेस में आज भी गांधी नेहरू की सोच है, उनकी विचारधारा है, उनके तरीके से देश और समाज को समझने का नजरिया है। लेकिन जो समाजवादी है, जो इनको पालकी पर ढोकर के लाए हैं ना, देश की गद्दी पर पहुंचाए हैं, वही समाजवादी, वही मंडल जो है इनका कमंडल उतार के बाहर फेंक देगा। और जो बिहार में जातीय जनगणना जो हो रही है और उसके खिलाफ जिस तरह से ये सारे सोशल मीडिया पे बकवास कर रहे हैं, उनका जवाब उसी तरह से वो लोग दे रहे हैं। और बिहार में आपने देखा ना कि जिस तरह से पूरे देश में ये अजय बन के घूमते रहे, वो चाहे मध्य प्रदेश हो या गोवा हो या महाराष्ट्र हो या कर्नाटक हो, बिहार में आके घुटने पे आ गए। बिहार में क्या इनकी हैसियत है? दोयम दर्जे के नेताओं के भरोसे ये चाह रहे हैं कि वापस जो है नीतीश कुमार को पटकनी दे देंगे, वो पॉसिबल दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये साफ दिख रहा है कि जातीय जनगणना जब होगी तो इनको समझ में आ रहा है कि उसके आधार पर इन्होंने जो छद्म किए हैं आरक्षण के नाम पर, और जो ओबीसी इनकी जो पालकी ढो रहे हैं उत्तर प्रदेश में और बिहार में हिंदू बन करके कि मैं हिंदू हूं, वो मुलम्मा उतर रहा है। पर वो समझ में आ रहा है कि ये जो हिंदू के नाम पर जो बेवकूफ बना रहे हैं, और आरक्षण में जिस तरह से देखिए, आरक्षण में इन्होंने सबसे बड़ा घोटाला दो बहुत महत्वपूर्ण किया जिसकी चर्चा की जा रही थी। एक तो ये किया कि 10% जो क्रीमी लेयर एक जो बनाया इन्होंने कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 10% आरक्षण उनको दिया, वो एक जो है घोटाला है। दूसरा इन्होंने घोटाला किया कि पहले ये था कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी आरक्षण समूह से है, अगर उसको नंबर ज्यादा आए हैं तो वो जो है जनरल कैटेगरी में अपने आप ट्रांसफर हो जाता था। उसको इन्होंने रोक दिया कि आप जिस कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा है उसी कैटेगरी में रहेंगे। और बिहार की महत्वपूर्ण परीक्षा है बीपीएससी, उसमें भी ये हुआ कि जनरल से ज्यादा मार्क्स उठे ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के लड़कों के ज्यादा नंबर थे। तो इस तरह की बेईमानियां जो है, इन्होंने जो कहा कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे और बेरोजगारी किस स्तर पे पहुंच गई, ये सब लोग देख रहे हैं। और ओबीसी को ये समझ में आ रहा है ये हिंदू के नाम पर न तो धर्म के हैं, राष्ट्र के नाम पर ये न तो देश के हैं, ये शुद्ध रूप से उद्योगपतियों के हैं और सामंतों के, ये झूठ के हैं, फरेब के हैं। ये विभेद पैदा करेंगे और अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक तरीके का भेद पैदा करते हैं। जहां इनके सामने मुसलमान दिखाई पड़ते हैं, मुसलमानों में के साथ भेद पैदा करते हैं। जहां कोई दूसरी जातियां दिखाई पड़ती है ताकत, उसमें तोड़ फोड़ करते हैं। तोड़ फोड़ इनकी नीति है, और ये तोड़ फोड़ वाली नीति जो है जनता को समझ में आ रही है। और ये जो गाली दे करके, ट्रोल करके, चरित्र हनन करके जो करते हैं, तो सारे मठ महंतों का चरित्र जो है सामने आ रहा है और वो दिख रहा है। और जो बिहार में खास करके जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, राजीव भाई, जो कल पूरे देश में आएगा, ये जो मंडलवाद है, ये जो समाजवादी है, वो इनको दफनाने का काम करेंगे। दफनाने गलत अर्थ में मत लीजिएगा, दफनाने से मतलब मैं कह रहा हूं सत्ता से उतार देने में भूमिका निभाएंगे। और वापस इनको सत्ता तक पहुंचने में मुझे लगता है फिर 90 साल लगेंगे, क्योंकि 90 साल से पहले फिर इनका गुजारा नहीं है जी। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसका असर, समाजवादी जो कर रहे हैं उसका असर, और बीजू जनता दल जो है वो या अखिलेश यादव की पार्टी है या चौधरी चरण सिंह के जो पोते हैं जयंत चौधरी जी की पार्टी है, ये सारी पार्टियां कल इकट्ठा होंगी और अब जो है इनको पहुंचाने का काम करेगी वहां पे, ये समझ लीजिए। और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा उत्साह जो है राहुल गांधी की पदयात्रा से जो आया है देश में, उसने देश की जनता को भी मोबिलाइज किया है। और जो तंग आ गए लोग, हम सब देखिए, मैं तो पत्रकार व्यक्ति रहा, पत्रकार में भी मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो किसी पार्टी विशेष का नहीं है। मैंने सबसे ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ लिखा, और खास करके जब आप मनमोहन सिंह के उदारवाद की बात करते हैं तो मैं बड़ा विरोधी रहा। लेकिन मुझे गालियां दे रहे हैं लोग, मैं तो राहुल गांधी की प्रशंसा उस तरह से करता भी नहीं हूं, मैं उस तरह से जाता भी नहीं, मैं कांग्रेस की भी आलोचना कर देता हूं। आपके प्रोग्राम में ही देखा है गालियां सुनना। धनंजय जी, पत्रकार का काम ही है गालियां सुनना। जब जनता की बात गालियां सुनना तो है, लेकिन आलोचना करेंगे, सरकार की आलोचना करेंगे तो गालियां सुनेंगे। लेकिन हम उन पत्रकारों में से जो नहीं है जो गालियां सुन करके रह जाएंगे।
हम जो है गांधीवादी उस तरीके से नहीं है, हम उनको उस तरह से जवाब देना जानते हैं। भले कई बार हम चुप रह जाते हैं क्योंकि मर्यादा की बात होती है तो, लेकिन हम तो उनसे ज्यादा गालियां दे देते हैं। वो क्या अमित मालवीय गाली देंगे, मैं उनसे ज्यादा गाली जानता हूँ। लेकिन खैर ये अलग बात है। लेकिन देखिए क्या है, जो हमारे गांव में मैं अक्सर देखता हूँ, जो शराब पी करके जो बड़ा बदमाशी करता है और राजा बन जाता है ना, उसको कोई आकर के धो देता है। उसी तरह का आदमी एक आता है और बुरी तरह मारता है, नाली में पटक देता है, फिर कल सुबह पता लगता है कि मुंह टूटा हुआ है, हाथ फूटा हुआ है, और वो फिर जो है 4 दिन तक मुंह नहीं दिखाता है। तो ये स्थिति आने वाली है, बहुत दूर नहीं है राजीव भाई। गांधी के देश में हम हैं, हिंसा की बात मत कीजिए धनंजय जी, हम अहिंसक रहे। लेकिन आत्मरक्षा की बात तो करनी पड़ेगी। आत्मरक्षा की बात तो होगी। हमारे गांधी का देश है, लेकिन हमारी सेना तो है, सेना सरहद पे लड़ती तो है, चीनियों को जवाब तो देती तो है, पाकिस्तानियों को जवाब देती तो है। आत्मरक्षा में उठाया गया कदम। अगर आप मुझे माँ बहन की गाली देंगे तो मैं छोड़ूंगा, आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं वो ऐसा वाला गालीवादी नहीं हूं। दूसरा गाल नहीं देंगे। चलिए खैर, थोड़ा हंसी ठिठोली भी ज़रूरी है क्योंकि 1.5 घंटे का लगभग समय बीत चुका है और बहुत सीरियस नोट पे हम लोग इस कार्यक्रम को लेके आ चुके हैं। और चर्चा जो है वो ज़रूर हम राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा की कर रहे हैं, लेकिन इससे देश में क्या परिवर्तन हो रहा है इसकी बात हम कर रहे हैं। देश की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उसमें क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है इसकी बात हम ज़रूर कर रहे हैं और यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 1.5 घंटे तक आप भी बैठते हैं दोस्तों, तो हम भी ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे वरिष्ठ जनों के बीच से कुछ ऐसी चीज़ें मिलें जो आप तक पहुँचे या हम तक पहुँचे, जिससे कुछ ना कुछ इस देश में, इस समाज में परिवर्तन में हम भी सहायक नजर आए, सहायक हों। क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा शकील अख्तर जी आपसे। और देश कितना बदल गया है इस पर तो हम चर्चा बहुत कर ही रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और लेकिन ये जो ट्रोलिंग चल रही है, ट्रोलिंग भी चलती रहेगी। 90 के दशक में पूरी दुनिया में गणेश जी को दूध सबने पिला दिया था, आपको याद होगा। तो और वो भी उस ज़माने में जब न ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी थी और न ही मोबाइल का इतना ज़माना था, तो बहुत कुछ हमारे देश में होता है। लेकिन उससे इतर राहुल गांधी को अगर देखें तो एक सपाट चले जा रहे हैं। ये जो सपाट, और चूंकि आप बहुत नजदीक से देखते आ रहे हैं, केरल से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक, हरियाणा तक की यात्रा को आपने पड़ाव दर पड़ाव देखा है, इसलिए भी समझना चाहता हूं ये एकदम सपाट जो उनका चलते जाना अथक बिना रुके, ये कैसे संभव है शकील अख्तर जी? ये देखिए राजीव जी, लोगों का विश्वास बना के, लोगों का उनमें विश्वास बना है और उनका लोगों में विश्वास बना है, इसकी वजह से ही ये यात्रा इतनी सफल है। और ये जो अब अंतिम दौर में यात्रा है, 2 ऐसे राज्यों में है जिसके लिए ही कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो, पंजाब और उसके बाद कश्मीर। बीच में एक दिन के लिए हिमाचल का भी प्रोग्राम और जोड़ दिया गया है क्योंकि वहां नई सरकार बनी है और अच्छा है थैंक्स गिविंग के लिए वहां एक दिन के लिए जाना। लेकिन बेसिकली अब ये 20 तक यहां रहेगी, 19 तक पंजाब में और 19 को शायद जाएगी हिमाचल और 20 से ये इंटर हो जाएगी जम्मू के जरिए जम्मू कश्मीर में। तो आज राहुल गांधी ने यात्रा को ब्रेक दे के, मॉर्निंग में वो चले थोड़ा और उसके बाद चलने के बाद उन्होंने उसको ब्रेक दिया और सीधे स्वर्ण मंदिर जा पहुंचे। ये उन्होंने बहुत अच्छा किया। आज जो इतनी सारी बात हो रही है पंजाब को लेके, तो ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब में जब आतंकवाद था तो एक बार कैसा लग रहा था। उस दौर की सबको याद होगी, हमने तो वो सब दौर कवर किया है और वो वक्त हमें याद है। उस वक्त तो ये लगता था कि अब क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन वो इंदिरा गांधी थी कि जिन्होंने हिम्मत से काम लिया और वापस वहां पे शांति स्थापित करी। और उसके बाद एक लंबा दौर बीत गया, बहुत सारे नुकसान हुए, बहुत सारे विवाद हुए, सब कुछ हुआ। मनमोहन सिंह ने माफी मांगी, सोनिया गांधी ने माफी मांगी, राहुल गांधी ने खुद ने माफी मांगी और राहुल गांधी वहां गए। तो ये चीजें देश को जोड़ने की तो है ही। न इंदिरा गांधी ने, न मनमोहन सिंह ने, न सोनिया गांधी ने, न राजीव गांधी थे, राजीव गांधी फिर राहुल गांधी, इन्होंने उस विवाद को बढ़ाने की कोशिश नहीं की, दरार को बढ़ाने की कोशिश नहीं करी। पंजाब और कश्मीर
ये दो अपने आप में ऐसी चीजें थी कि इनको बांध के रखने का काम कांग्रेस ने किया है। आप कांग्रेस को 50 गालियां दे लीजिए, लेकिन कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया वो जवाब पूछते हैं तो उसका जवाब एक ही है कि इस देश को उन्होंने बना के रखा, बांध के रखा, और इसमें सिक्किम जैसे नए इलाके भी जोड़े, गोवा को भी आजाद कराया। हम सब भूल जाते हैं ये सारी बातें और सिर्फ यही याद रखते हैं जो उन्होंने कहा कि क्या किया। आप देखिए कि अगर पंजाब और कश्मीर के आतंकवाद को नहीं रोका जाता तो आतंकवाद को कैसे रोका? एक उदाहरण देंगे हम खाली, क्योंकि टाइम भी अब कम है। अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में थे तो वह कहते थे कि कश्मीर में जन विद्रोह हो रहा है, लेकिन जब वो बन गए प्रधानमंत्री और उन्हें मालूम पड़ा तो उन्होंने फौरन अपने स्वर बदले और उन्होंने कहा कि कश्मीर की जनता ने ही कश्मीर को बचाया है। तो ये बात सच है कि लोगों का विश्वास आपको जीतना पड़ता है। वही दीपक कपूर के हम संदर्भ में कह रहे थे, उसमें बहुत सारी बातें हैं। दीपक कपूर के साथ हम बहुत लंबे समय तक हमने वहां घूमा है, रहे हैं, देखा है कि किस तरह वो एक शख्स को कमांडर थे, वो उन दिनों वहां काम करते थे और वही नहीं बहुत सारे लोग काम करते थे। तो आज ये कहना बड़ा आसान है कि इसने ये किया, उसने वो किया, मगर कश्मीर और पंजाब को जोड़ना बहुत मुश्किल काम था। और देश आज इसीलिए इतना ताकतवर है कि हमारे ऐसे सारे इलाके, असम भी उसमें शामिल है, उत्तर पूर्व के दूसरे राज्य भी उसमें शामिल है, और भी जगह। ये भारत तोड़ो क्या होता है? भारत को तोड़ो का मतलब भारत में नफरत पैदा करना, भारत में विभाजन पैदा करना और उसके जरिए भारत के अंदर वो गलती पैदा करना कि लोग ये समझें कि हमारे साथ यहां अलगाव हो रहा है। तो उस अलगाव को कांग्रेस ने दूर किया है और कांग्रेस ने एक बनाने की कोशिश की है। अब आज टाइम काफी हो रहा है, इसलिए बात को ये खत्म करते हैं। और इसी के लिए ऐसा लगता है कि वाकई देश में बदलाव का एक दूसरा दौर शुरू हो रहा है। पहला दौर शुरू हुआ था जब भारत बना था, जब नेहरू ने एक विजन दिया था 1947 में, और उसके बाद इन 8 सालों में देश में ये खतरा पैदा हो गया था कि लोग एक दूसरे से दूर जाने लगे थे। उस दूरी को खत्म करना ही सबसे बड़ी भारत जोड़ो की सफलता है और यही राहुल गांधी की यात्रा की सफलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके, और बहुत शानदार रिमार्क आप दे रहे हैं कि राहुल गांधी की सफलता क्या है, भारत जोड़ो की सफलता क्या है। इस कार्यक्रम में आप लोगों ने हिस्सा लिया। अजय जी, आपने पूरी बातें 4 दिन क्या कुछ कैसे इस यात्रा के दरमियान बीता आपका भी, और कैसे रूटीन है राहुल गांधी और भारत यात्रियों का, आप बता रहे थे। बहुत शानदार जानकारी आपने दी, बहुत धन्यवाद आपको देता हूं। धनंजय जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। शकील अख्तर भाई, आपको बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे साथी जुड़े हुए थे प्रोफेसर रविकांत जी और अमलेंदु उपाध्याय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप पांचों को, जुड़े आप लोग इस कार्यक्रम में, हिस्सा बने आप लोग और देश दुनिया से अपनी बातों विचारों को अवगत कराया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। असलम चिश्ती जी हैं, कह रहे हैं इस वक्त देश को शिक्षित और समझदार नेतृत्व की जरूरत है और राहुल गांधी शिक्षित, समझदार और संवेदनशील व्यक्ति हैं। संवेदनशील नेतृत्व की ही देश को आगे ले जा सकता है। माहेश्वर सतपति भी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत सारे साथी लगातार कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूं कमेंट लिखते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपनी बात, अपने विचार रखते हैं, देखता रहता हूं। लेकिन चूंकि पैनलिस्ट होते हैं, इनकी बात जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप तक पहुंचाएं, इसीलिए आप लोगों की बातों को उस दरमियान नहीं ले पाता हूं। महेश्वर सतपति कह रहे हैं अग्रीड विथ शकील अख्तर जी, और अब्दुल सलाम कह रहे हैं कि राहुल गांधी अब राहुल गांधी नहीं, ये ज़माने के महात्मा गांधी हैं, इस ज़माने के। सुनीता दास का कहना है कि राहुल दुनिया के बेस्ट लीडर्स में से एक हैं। और हाशिर अहमद जावेद का कहना है कर्नाटका इलेक्शन कौन जीत सकता है। राजीव जी, कर्नाटका इलेक्शन के बारे में कहा जा रहा है, कर्नाटक से जो खबरें आ रही हैं कि वहां कांग्रेस का पलड़ा काफी भारी है, कांग्रेस काफी मजबूत दिखाई दे रही है कर्नाटक में, ये खबर वहां से आ रही है। आप बेहतर बता सकते हैं। तरुण कश्यप जी हैं, कह रहे हैं सुनीता जी के लिए कह रहे हैं सैल्यूट टू यू एंड योर थॉट। और गोपाल राय भी हैं, यू आर राइट कह रहे हैं। टीएनसी क्रिएटिंग्स का कहना है गुड नाइट टू ऑल, आपको भी गुड नाइट। बनवारी मीना भी हमारे साथ बने हुए हैं। और साथ में
सज्जन झा हैं, कह रहे हैं राजीव सर नमस्कार, ऑल पैनलिस्ट नमस्कार, राहुल गांधी तपस्वी हैं, डीवी लाइव चैनल नंबर 1 चैनल है। सज्जन झा जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि आप देखते हैं और हौसला अफजाई करते हैं और हम पे भरोसा करते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। असलम चिश्ती जी कह रहे हैं अगर 2024 में भाजपा सरकार नहीं बनती है तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा डीबी लाइव का सच विश्लेषण करने वाले पत्रकारों का भी होगा। अब 2024 से पहले 2023 है, उसको भी देखते हैं असलम भाई, लेकिन आपके विचार सर आंखों पे। MS करोलिया कह रहे हैं आता है मुझे गुस्सा आता है मुझे भी और तुम्हें भी, आखिर इंसान ही है, गलती इंसान से ही होती है, फिर एक दूजे से नफरत क्यों करते हैं हम। राहुल गांधी जिंदाबाद कर रहे हैं। और सेलिन खलको का कहना है सबसे ज्यादा जिम्मेदार राहुल गांधी हैं, एक सुलझा हुआ नेता है आज के दिन में। कांग्रेस है तो भारत देश है, भाजपा के सत्ता में आने से देश बिखर गया है और आज देश को बचाना है तो राहुल गांधी कर रहे हैं। और रविंद्र कुमार कह रहे हैं जी मैं उस दौड़ में वहां ड्यूटी किया हूं, आंखों देखा हूं कि वहां आतंकी किस तरह पंजाबी भाइयों के साथ सलूक करते थे, आज भी रूह कांप जाता है। ये कह रहे हैं रविंद्र कुमार जी और बहुत शानदार विश्लेषण कर रहे हैं रविंद्र जी। और देखिए आंखों देखी आप जो बात कह रहे हैं, यहाँ हमारे पैनलिस्ट साथी भी वही बात कह रहे हैं, आप समझ सकते हैं और आपसे बेहतर इन चीज़ों को कौन समझ सकता है। बहुत शुक्रिया कि आपने अपने विचार अपने कमेंट बॉक्स में लिखा है रविंद्र कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। स्नेह शेख भी साहिब शेख भी हैं हमारे साथ और हसमुद्दीन भी हमारे साथ में हैं, कह रहे हैं राजू जी नमस्कार, आपका कार्यक्रम मैं क्यों से देखता हूं, बहुत 4 साल से बहुत अच्छा आपको कमेंट रहते हैं, अच्छा विचार रखते हैं, 4 साल से हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। क्यों हसमुद्दीन साहब बहुत धन्यवाद आपको। और शहादत अंसारी भी हैं, राजीव जी अंध भगत की बात कर रहे हैं। और खैर कर्नाटका इलेक्शन कौन जीत रहा है कह रहे हैं अब्दुल सलाम भी हैं, पूरे देश के हर प्रदेश से कांग्रेस ही सबसे आगे रहेगी कह रहे हैं अब्दुल सलाम। और इब्राहिम अवन भी हमारे साथ में है, रूल ऑफ गॉड, और कह रहे हैं कि पावर इज नॉट परमानेंट, इट इज द रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स। बिल्कुल पावर परमानेंट नहीं है और यही यूनिवर्स की रियलिटी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ऐसे और भी बहुत सारे साथी हैं। शिल्पा बिष्ट जी कह रही हैं कि दूसरों का दर्द महसूस करने वाला दिल हर किसी के पास नहीं होता है। जी शिल्पा जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और मोहम्मद शरीफ का कहना है एक बंदर बिजली के खंभे पर चढ़ गया तो लोगों में उम्मीद जगी, अब हमारे घरों में भी रोशनी होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि तार ऐसे उलझ गए हैं कि तार सुलझाने में रोशनी आने में कई वर्ष लग जाएंगे। और ऐसे साहिब शेख हैं, लहरू हितेश हैं, शुक्रिया धन्यवाद डीबी लाइव टीम कह रहे हैं, आपको भी शुक्रिया धन्यवाद आपको भी। और अब्दुल सलाम भी हमारे साथ में बने हुए हैं, MS करोलिया भी हमारे साथ बने हुए हैं, मोहम्मद कमर हैं हमारे साथ में जो कह रहे हैं राहुल गांधी जी अच्छे और सच्चे नेता हैं। और सुनीता दास का कहना है राहुल में जो योग्यता है वो बहुत कम नेताओं में देखने को मिलती है। हासिर अहमद जावेद भी हैं, कर्नाटका की बात पूछ रहे हैं और मैं अभी बता चुका हूं। और राम नारायण मेघवाल जी कह रहे हैं कि मिजोरम, मेघालय, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा कांग्रेस जीत रही है। इसमें आपने राम नारायण मेघवाल जी इसमें आपने राजस्थान का नाम नहीं लिखा, राजस्थान के बारे में भी, क्योंकि आप खुद राजस्थान से बिलोंग करते हैं इसलिए राजस्थान के बारे में आपसे जानना ज़्यादा चाहूँगा मैं। खैर और भी बहुत सारे साथी हैं, हो सकता है कुछ लोगों के कमेंट छूट जाएं। प्रदीप पात्रे हैं, नागेश गुंडप्पा जी हैं, टुडेज डिस्कशन इज वेरी गुड एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू ऑल व्यूअर्स एंड सिटीजन्स ऑफ कंट्री, थैंक्स राजीव जी फॉर गुड प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच नागेश गुंडप्पा जी। असलम चिश्ती जी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रदीप पात्रे बने हुए हैं, अफरोज आलम बने हुए हैं हमारे साथ, मोहम्मद मुबारक बने हुए हैं, यूपी परेशान है छुट्टा सांड से और देश परेशान है छुट्टा। खैर और सुनीता दास हैं, छत्तीसगढ़ में तो पक्का कांग्रेस सरकार दोबारा बनाएगी लिख रही हैं सुनीता दास। और
सुमित नरखेड़े भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक्सीलेंट चर्चा, एक्सीलेंट पैनलिस्ट, एक्सीलेंट टॉपिक, वेल डन। मोहम्मद कमर भी हैं, दिल से सलाम करता हूं। मैं भी आपको दिल से सलाम कर रहा हूं मोहम्मद कमर। मोहम्मद नसीम है, कह रहे हैं कि आपका धन्यवाद, आप सच्चे पत्रकार हैं। मैं बिहार के मुंबई से देखता हूं। शायद मुंबई से देखते होंगे, ये बिहार से हैं और मुंबई से देखते हैं। दलीप कुमार भी हैं, राहुल जी देश को महान बना सकते हैं, दलीप कुमार का कहना है। असलम चिश्ती जी कह रहे हैं अगर 2024 में भाजपा सरकार नहीं बनती है तो उसमें बड़ा हिस्सा डीवी लाइव पर सच विश्लेषण करने वाले पत्रकारों का भी होगा। और ऐसे प्रमोद कुमार जी हैं, कह रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। BHU बनारस से जुड़े हुए हैं, बहुत धन्यवाद आपको। एक्सीलेंट चर्चा और एक्सीलेंट पैनलिस्ट, एक्सीलेंट टॉपिक, वेल डन कह रहे हैं सुमित नरखेड़े। और ऐसे और भी बहुत सारे साथी हैं। जगमोहन जी कह रहे हैं कि राजीव जी, धनंजय जी ने जो कंबल में लपेट के जो जुए मारे हैं तो उनके जूते तो फट गए होंगे। ये कह रहे हैं, जो मेनली जो बात धनंजय कुमार जी कह रहे थे वही बात रख रहे हैं जगमोहन सिंह जी। और मनोज कुमार हैं, डीवी लाइव नंबर 1 कह रहे हैं। और यूसुफ अबूजे भी हमारे साथ बने हुए हैं। हाय राजीव जी कह रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपको, जुड़े हैं आप लोग। और रामवीर शर्मा जी भी हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा कार्यक्रम डीवी लाइव पे। ये दौर भी महाभारत के धर्म युद्ध की भांति है, कह रहे हैं रामवीर शर्मा जी। और लखिंद्र कुमार कह रहे हैं बिहार से बीजेपी को भगाना है, जय बिहार कह रहे हैं। और ऐसे अलका हामिद मसीह भी हैं, सर नमस्कार, नीड टू टेक केयर ऑफ EVM, बिल्कुल। और ऐसे प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा है, विश्लेषक अच्छे हो रहे हैं, विश्लेषक धन्यवाद, शुक्रिया कह रहे हैं मकसूम खान जी। और डीवी लाइव पर साहस के साथ विश्लेषण आप जैसे पत्रकार ही कर सकते हैं, वरना भाजपा सरकार के तथाकथित विकास काल में अंधेरा लगातार गहरा होता जा रहा है, असलम चिश्ती कह रहे हैं। और प्रदीप पात्रे कह रहे हैं बहुत अच्छा रहा आज का डिस्कशन, थैंक्स डीवी लाइव, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद कि आप जुड़े और हौसला अफजाई करते हैं। आप लोग जब लिखते हैं और तारीफ की 2 लाइन अगर आपके आ जाते हैं तो इससे हमारा सीना भी 56 इंची तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ चौड़ा ज़रूर हो जाता है जब आप लोग तारीफ़ के 2 बोल देते हैं, लिख देते हैं। तो बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अब्दुल सलाम भी हैं, प्रमोद कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं, सुमित नरखेड़े बने हुए हैं, बहुत सारे साथी हैं जो अपनी बात रख रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं। देवेंद्र भोयार, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना सबसे बड़ा होता है, वो भी मोदी वक्त में। और शहादत अंसारी भी हमारे साथ में बने हुए हैं। और लीलावती सेंटर फॉर गोट्स लिख रहे हैं कि राजीव जी, राहुल गांधी की यात्रा की वजह से आज आपके चैनल डीवी लाइव की चर्चा है, ये सच्चाई दिखाता है। बहुत धन्यवाद लीलावती सेंटर फॉर गोट, आप जुड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं। पहले भी मैं देख रहा था आपके कमेंट आ रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों को। जो अच्छी चीज़ है, जो सच्चाई है देश में, आप समझिए कि 7 सितंबर से हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा कर रहे हैं। जब देश में कहीं भी इस यात्रा को लेकर बात नहीं होती थी, चर्चा नहीं होती थी, आज बड़े बड़े पत्रकार निकल करके जरूर जा रहे हैं इस यात्रा में और इस यात्रा को कवर कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त, जिस वक्त ये यात्रा शुरू हुई थी, तो ट्रोल आर्मी से लेकर के बहुत बड़े बड़े देश के पत्रकार जो हैं वो अलग अलग जगह पे कमेंट लिखा करते थे कि कहाँ राहुल गांधी गलती कर रहे हैं, कहाँ राहुल गांधी के साथ कांग्रेसी खुद ही नहीं जुड़ रहे हैं। ऐसी तमाम बातें फेसबुक पोस्ट पे और ट्विटर पे आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे, जो लोग आज इसी यात्रा को कवर कर रहे हैं। तो हमारा फर्ज, हमारा उद्देश्य यही था कि ये यात्रा जो है, भारत जोड़ो यात्रा, ये जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ेगी और वो परिवर्तन हम लोग पहले दिन से देख रहे थे। इसीलिए आपको याद होगा कि सबसे शुरुआत में जैसे ये यात्रा तमिलनाडु से केरल पहुंची थी, हम लोग केरल पहुंचे और वहां से हम लोगों ने लाइव भी टेलीकास्ट किया था और अब आगे भी समय समय पर लाइव करते रहे हैं और आगे भी इस यात्रा को हम लोग जुड़ेंगे, हमारी टीम जुड़ेगी और
कश्मीर से लाइव तो हम आपके सामने उस दिन ज़रूर करेंगे जिस दिन ये तिरंगा लाल चौक पर राहुल गांधी फहराएंगे। उसकी घोषणा मैं आज ही कर रहा हूं कि कश्मीर में 30 तारीख को हमारी टीम श्रीनगर में मौजूद रहेगी उस वाक़ियों को देखने के लिए, और आप तक उस पूरे विजुअल्स को पहुंचाने के लिए हमारी टीम रहेगी। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी दोस्तों कि आप लोग जुड़ते हैं और हौसला अफजाई करते हैं। आपका साथ अगर न रहे तो हमारा हौसला जो है वो पस्त हो जाएगा, इसलिए भी ज़रूरत है कि आप लोग बने रहते हैं और अपनी बातों से, अपने विचारों से, अपने दो शब्द लिख देने से हमारे हौसले को आप लोग उसमें पर लगा देते हैं, पंख लगा देते हैं, ताकि हम और आगे बढ़ें। हैदर मुल्ला कहते हैं कि हंसते हैं जब वो पूछते हैं कि 70 साल में क्या किया, उसका जवाब देना चाहिए उनको, हाफ पैंट से फुल पैंट पहना दिया। इससे पहले तो खैर, तो देखिए 70 साल में क्या कुछ हुआ, इसकी बातें अपनी परिपाटी अपने ढंग से लोग देते हैं। राम तीरथ जी कह रहे हैं कि हमने गांधी जी को और चाचा नेहरू को नहीं देखा और देश के क्रांतिकारियों को भी नहीं देखा, लेकिन राहुल गांधी को और उनके साथ सब लोगों को देखकर ऐसा लगा कि ऐसे ही रहे होंगे जो हमारे भविष्य के लिए लड़े थे। सलाम है सब लोगों को। बिल्कुल ये बात रख रहे हैं अपने विचार। राजीव रंजन झा जी जुड़े हुए थे हमारे साथ, वो भी लिख रहे थे कि पहले मैं सोचता था कि कैसे गांधी जी की तुलना राहुल गांधी से की जा रही है, लेकिन अब मैं देखता हूं, सोचता हूं कि नहीं, बिल्कुल सही है, हमारे बच्चों का काल। वो राजीव रंजन झा जी कह रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले उनका कमेंट देख रहा था कि अब जो हमारे बच्चे देख रहे हैं और या आज का जो दौर है, इस दौर में तुलना न करें लेकिन एक समकक्ष भी न कहें। तुषार गांधी राहुल, आप जानते हैं, राहुल गांधी के साथ चले और तुषार गांधी महात्मा गांधी जी के पौत्र हैं और उन्होंने भी कहा था कि मैंने भी बापू की दांडी यात्रा नहीं देखी, लेकिन आज राहुल गांधी के साथ चल करके मुझे बापू याद आ गए। तो ये बहुत बड़ी बात थी, और वो भी कौन बोल रहा है, तो महात्मा गांधी का पौत्र बोल रहा है। बहुत बड़ी बात थी और यही बात थोड़ी देर पहले कह रहे थे राजीव रंजन झा जी, इसी कमेंट बॉक्स में उनका कमेंट है। और राम कुमार गर्ग कह रहे हैं कि मिस्टर राहुल गांधी is matured personality from the beginning. He is honest and hardworking. His predictions are exceptionals. बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक्सेप्शनल है। और ही इज डूइंग बेस्ट वन फॉर द नेशन, प्रे फॉर सक्सेस, जय माँ गौरी। कह रहे हैं राम कुमार गर्ग जी कि राहुल गांधी शुरुआत से ही मैच्योर्ड पर्सनालिटी हैं, उनको एक्चुअली उनके लिए, और वो राहुल गांधी ने बता दिया कि राहुल गांधी को ट्रोल कैसे किया गया। राहुल गांधी ने एक पूरी अपनी आत्मकथा बताई है, उसको आप देखेंगे तो जो बात यहाँ कह रहे हैं राम कुमार गर्ग जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और प्रमोद कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं ही। जगमोहन सिंह जी कह रहे हैं कि आपने प्रोफेसर रविकांत जी से पूछा नहीं कि यात्रा पर रिसर्च और एनालिसिस कैसा चल रहा है और कहां तक पहुंचा है। जी बिल्कुल पूछ के बताऊंगा आपको जगमोहन जी। और एसके ऑफिशियल वायरल कह रहे हैं सॉरी सर, मैं आपके लाइव में रोज नहीं आ पाता हूं काम की वजह से, सर माफ करना, लेकिन वीडियो हर रोज देखता हूं। बहुत धन्यवाद एसके ऑफिशियल वायरल, आप जुड़ते हैं, आप हमारे ज्वाइन बटन मतलब हमारे चैनल को आपने ज्वाइन किया हुआ है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आपसे भी जिससे संभव हो तो चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए, ज्वाइन बटन दबा करके। बहुत ज़्यादा इसमें खर्च करना नहीं होगा, लेकिन हाँ ज्वाइन जरूर कीजिए। इससे एक लगता है कि हाँ एक अपना, ऐसे भी अपना परिवार है लेकिन अपना परिवार जुड़ गया है उस टाइप से दिखाई देता है। प्रदीप पात्र हैं, बहुत अच्छा रहा आज का डिस्कशन कह रहे हैं। और साथ में सुमित नरखेड़े भी हैं, बहुत सारे साथी, बहुत लोगों के कमेंट हो सकता है छूट जाएं। आज के लिए अब माफ़ी चाहूँगा क्योंकि अब 9 बजने को है लगभग, और इस कार्यक्रम को अब समेटने की बात। देखिए राजीव रंजन झा जी कह रहे हैं मेरी बात का जवाब नहीं देते हैं, अभी उनकी बात, इतनी बातें मैंने की और राजीव रंजन जी ने लिखा है कि मेरी बात का जवाब नहीं देते हैं। और मैं मुबारक हुसैन कादरी यूपी से लिख रहे हैं, मुबारक हुसैन कादरी साहब बहुत धन्यवाद आपको। और यूनुस अंसारी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे।
और ऐसे ही इशू चौधरी भी हैं हमारे साथ में, और प्रीतम दुग्गल जी हैं, मेरा कमेंट क्यों नहीं दिखता है, अभी आपका कमेंट दिख गया प्रीतम दुग्गल साहब। और प्रीतम दुग्गल साहब, एक रिक्वेस्ट आपसे है कि एक दो बार आप अपने कमेंट को रिपीट कर दिया कीजिए, हो सकता है कहीं मिस हो जाए तो दोबारा देख लिया करूँगा। रिपीट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन दिख गया आपका कमेंट। मकसूम खान हैं जो कह रहे हैं कि भारत की जनता तक पहुँचा, और कब तक झूठे सपनों में जियोगे यारों, क्यों नहीं सच्चाई के साथ खड़े होते यारों, कह रहे हैं। लखिंद्र कुमार भी हैं, और ऐसे और भी बहुत सारे साथी, मोहम्मद शरीफ भी हैं हमारे साथ में, साहिब शेख हैं, सुमित नरखेड़े धन्यवाद कह रहे हैं, और प्यारे लाल कुमार हैं हमारे साथ में, थैंक यू कह रहे हैं, मोहम्मद असलम भी हैं। दोस्तों, अब आप लोगों से अनुमति चाहूँगा, विदा लेने का वक्त आ गया है, और अब कल शाम फिर आप सबके सामने हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी ही खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ में, और आप सबका हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। और कल दिन भर जो भी घटनाक्रम है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।